नमस्कार, जय भारत। क्या हाल है भाई? चलिए चलिए भाई, स्टार्ट करें। कहां तक हो गया था पिछली क्लास में? जल्दी से टाइप करो। याद है कुछ? पिछली क्लास ना, लास्ट क्या बात हुई थी? तो ये सब तो याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। अभी कुछ लोग अल्फा अचीवर बैच में जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए बता दूं फटाफट। जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं उनको बता दीजिए फटाफट जुड़ जाएं अल्फा अचीवर बैच में। 4 तारीख से शुरू होगी मोल कंसेप्ट की क्लास। उसमें है ना, नया टॉपिक शुरू होगा 4 तारीख से अल्फा अचीवर में। तो अल्फा अचीवर में जुड़ जाएं फटाफट 4 जनवरी से। मोल कंसेप्ट, ठीक है? तो अगर आप में से किसी को मोल कंसेप्ट करना हो तो वो भी कर सकता है। हालांकि मेरे ख्याल से आप में से मैक्सिमम लोगों ने कर लिया होगा। किसी कुछ देखना हो, कोई क्लास में कोई डाउट हो तो वो समझ ले वहां पे, है ना। 4 तारीख से मोल कंसेप्ट स्टार्ट होगा, 4 जैन से अल्फा अचीवर में। और ये अल्फा अचीवर का सेकंड बैच है, सेकंड फेज एक तरीके से। इसमें क्या करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग, और फिर जो भी छूटा होगा वो अलग से कवर कराएंगे। तो ये आखिरी एकदम एक और मौका दिया गया। तो जिसको भी जुड़ना है फटाफट जुड़िए रजिस्टर लाइव यूज करके, ठीक है। अल्फा अचीवर की क्लास होती है भैया शाम को 7 से 8:30, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना कि अपने बैच छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं आप इधर उधर, लेकिन आप बाकियों को बताइए। और प्लस आपको कुछ अगर रह गया हो, कुछ छूट गया हो तो आप वहां देख सकते हैं, ठीक है। लाइव में अगर देखना है, चलो भाई स्टार्ट करें। मैं आपको बता दूं फटाफट क्या क्या हो गया था भाई। ये सब डन था, ये सब डन था, ये सब डन था, ये सब डन था, ये भी डन था, ये चल रहा था। ये सवाल लगवा दिया था मैंने। हाँ भाई, ये 5 नंबर डन लगवा दिया था मैंने। बोलो फटाफट जल्दी से, 5 नंबर डन। ठीक है भाई, ओके 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 ओके, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ जल्दी से, 5 नंबर में आपको मैंने केसेस करवाए थे चारों। बोलो। ये तो एक केस हिस्ट्रिक एसिड और एनएओएच का, क्या मैंने आपको बाकी केस भी करवा दिए थे इसमें से? है ना। ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के अलावा वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड भी करा दिया था। सब करा दिए, चारों केस डन। ये पूरी बात समझ में आ गई। चलो अगला सवाल ये लो, 6 नंबर। 6 नंबर पढ़िए जल्दी से। चलिए फटाफट जल्दी सब लोग अंगूठा दिखाइए जितने लोग आ चुके हैं। और यस स्टार्ट। कुछ लोगों ने सोना शुरू कर दिया भैया, इसका मतलब अंगूठों की संख्या में थोड़ी कमी हुई है, इसका मतलब कुछ लोगों ने सोना शुरू कर दिया। इसका मतलब जो है सब्सक्रिप्शन बाद में बढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। अमोनोबेसिक वीक एसिड रिएक्ट्स विद अमोनो एसिडिक स्ट्रॉन्ग बेस। बेस्ट नहीं, बेस्ट तो कोई और, ठीक है। फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, पोलिंग स्टार्ट करिए जायज की फटाफट। ये लीजिए, तो ये लीजिए, शुरू, लगाइए। आज का पहला पोल, स्लाइड नंबर 1। आज हम लोग ये फिनिश करेंगे फटाफट, और उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट पे। देखिए इसमें कह रहा है मोनोबेसिक वीक एसिड है कोई। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं, है ना। नाम तो बताया नहीं उसने, तो एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं एसिटिक एसिड, ठीक है। ओके, 13% लोग का सही हुआ। कोई ना श्रेयस मोहित नायक, मेरी बात सुनो ध्यान से। कोई वीक एसिड मान लेते हैं एसिटिक एसिड। एक कह रहा है NH4OH। सुबह सुबह शुरू हो जाते क्या तुम लोग? मोनो एसिडिक स्ट्रॉन्ग बेस, मोनो एसिडिक स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब होता है NaOH जैसा। स्ट्रॉन्ग मानना है, स्ट्रॉन्ग। इनकी रिएक्शन हुई है, जैसे एग्जांपल के तौर पे इनकी रिएक्शन हुई है, तो आपको बताना इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो ये रिएक्शन है देखो,
इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना है आपको। ठीक, तो अगर कोई ऐसे पूछे कौन सी रिएक्शन है तो आप क्या बोलेंगे? कहेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन चल रहा है। ठीक, अगर मैं इसका के निकालना चाहता हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आई लिख देते हैं, ये कैलकुलेट करना है। तो अगर इसका रिवर्स कर दिया जाए, रिवर्स करके ये लिख दो, इस रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो अगर मैं इसे दो पार्ट में तोड़ दूं ऐसे, तो Na प्लस दर्शक है, तो Na प्लस दोनों तरफ से काट दो। अब कहेंगे बाकी भी काट दो, एस्टेट एस्टेट भी काट दो, तो सब काट दो, 0 0 हो गया। Na प्लस को क्यों काटा? बाकी को नहीं काट सकते, Na प्लस को क्यों काटा? क्योंकि Na प्लस दोनों तरफ है, दोनों तरफ तो बाकी लोग भी हैं, एस्टेट भी है, तो क्या बोलेंगे? Na प्लस दोनों तरफ है और वो खेल नहीं रहा, देख रहा है, तो उसका अमाउंट जितना यहां पे होगा है भी दोनों तरफ, और दोनों तरफ अमाउंट भी सेम है। बोलो भाई, दोनों तरफ है और दोनों तरफ अमाउंट भी सेम है, इसलिए उड़ा दिया इसको। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं? दर्शक है, एक तो दोनों तरफ है और खेल भी नहीं रहा है, इसलिए उड़ा दिया। समझ में आई बात? दर्शक है। तो मेरे को बताना जल्दी से, ये दोनों रिएक्शन एक ही बात है, इसका मतलब ये दोनों रिएक्शन एक ही बात है, सेम सेम। तो बताइए इन दोनों में से अगर आपको किसी एक का आंसर मिल जाएगा, दूसरे का आंसर अपने आप मिल जाएगा। ठीक है भाई, अब मेरे को बताओ कि अगर इन दोनों में से एक का आंसर निकाल लें, नीचे वाली दोनों में से किसी एक का आंसर निकाल लें, तो एक ही बात है, अथवा लगा हुआ। तो बताइए कि इस वाली का आंसर निकालना आपको आता है? जो नीचे वाली ये लिखिए, इसका तो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना आता है अपने को। कितना लिखते थे बताओ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इसका या तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे KH ऑफ एसिटेट आयन, याद आया कुछ मामला? तो KH ऑफ एसिटेट आयन को क्या लिखते थे? KW अपॉन KA ऑफ एसिटिक एसिड। तो बताइए KW की वैल्यू 10 टू द पावर -14, और एसिटिक एसिड का K कितना दिया हुआ है, या जो भी जिसका भी एसिड का नाम भी नहीं बताया उसने, तो K कितना दिया हुआ है? 10 टू द पावर -5, जो भी वीक एसिड रहा होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -9। तो क्या ये आंसर है? तो क्या ये आंसर है? हेलो हेलो, क्या ये आंसर है? नो। क्यों? क्योंकि आपको इसका निकालना है। बताइए क्या ये इसकी रिवर्स रिएक्शन है? देखो इन दोनों में से कोई भी पकड़ लो, इनकी रिवर्स रिएक्शन ऊपर वाली, तो बताइए इस रिवर्स रिएक्शन का के कैसे निकलेगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की प्रॉपर्टी पढ़ी आपने? बोलो भाई। अब यही गलती करके आ जाते हैं लोग, ये टिक करके आ जाते हैं 10 टू द पावर -9, जो कि गलत है। एक ऑप्शन आपको ये दिया होगा, ये गलत है। क्या करना पड़ेगा बताओ? इसका के आई क्या होगा? क्या इसका के आई 1/KH होगा? 1/KH, तो 1/KH करोगे तो 1/10 टू द पावर -9, तो क्या प्लस में आएगा? तो क्या इसका आंसर 10 टू द पावर +9 आएगा? ये आंसर है। कितना समझ में आएगा? फटाफट तोड़िए जल्दी से, कट 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 कट। सवाल पढ़ लीजिए। वीक एसिड की रिएक्शन आपको मोनोएसिडिक स्ट्रॉन्ग बेस से करानी थी, मतलब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा, इसका नहीं पूछा, नीचे वाली का नहीं पूछा। नीचे वाली सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है, ऊपर वाली एसिड बेस न्यू टाइट्रेशन है। तो एसिड बेस टाइट्रेशन निकालना था, तो रिवर्स करना पड़ेगा आपको इसको। क्लियर? सब लोग फटाफट अंगूठा दिखाइए। नेक्स्ट, सात नंबर। एक करेंगे एग्जांपल लिया था, गिवन तो नहीं था। अरे गिवन नहीं था तो तुम मान लो अपने मन से, यहां HA मान लेना, यहां पे करें गिवन तो नहीं था, यहां BOH मान लेना, HA मान लेना, BOH मान लेना, कुछ तो मानोगे। गिवन नहीं था तो यार कुछ तो सुबह सुबह तो कम से कम एक अच्छी बात क्या करो, है? आपको लगता नहीं आप इतने कठिन क्वेश्चन सुबह सुबह पूछ लेते हैं, सामने वाला इस्तीफा ना दे दे कहीं। 7 नंबर पढ़ो। विच रिप्रेजेंट द हाईएस्ट हाइड्रोलिसिस। पढ़ो भैया, सबसे अधिक हाइड्रोलिसिस कहां पे होगी? चारों ऑप्शन आपके सामने, मैं पोल शुरू करने वाला हूं, सवाल देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए, हाईएस्ट हाइड्रोलिसिस बताना है। रेडी? यस, चलो भाई स्टार्ट।
सुबह सुबह स्टार्ट हो जाते दिया तो नहीं है, तभी तो एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल पुल कर दीजिए उसको। लो बे, कोई ना, श्रेयस मोहित। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ये जो पहला वाला है कौन है बताओ? ये HCl प्लस NaOH, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, याद है? तो इसमें किसी की भी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, दोनों दर्शक हैं, हटा दो, नो हाइड्रोलिसिस। इसमें आ जाओ, इसमें ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो Na प्लस की नहीं होगी, तो सिर्फ एसिटेट की होगी। इसको चेक करो, NH4 प्लस Cl नेगेटिव, Cl की नहीं होगी, केवल अमोनियम की होगी, देख रहा? इसको तोड़ोगे तो बनेगा माइनस और ये प्लस, दोनों की हाइड्रोलिसिस होगी। तो बताइए सबसे ज्यादा हाइड्रोलिसिस क्या डी पार्ट में हो रही? क्लियर? चले नेक्स्ट पे, बता चुका क्लास में, बता चुका मैं बातें, जब टेबल बना रहे थे तो बातें हो चुकी हैं। ओके, अब देखिए एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि कल को अगर आपको सवाल थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाए, क्योंकि देखिए इस बार आप करना इसलिए आसान था, ये करना इसलिए बहुत आसान पड़ा आपको, सुनना एक बात जरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप देखिए यहां पे, तो ये तो दोनों दर्शक बैठे हुए हैं, खत्म हो गया खेल। इन दोनों में ये आदमी दर्शक था, इसकी हाइड्रोलिसिस हुई। इन दोनों में स्ट्रॉन्ग से ये आया, ये दर्शक है, इसकी हाइड्रोलिसिस हुई। इन दोनों में दोनों की हाइड्रोलिसिस हुई। इसलिए बता पाना बड़ा आसान इसलिए था क्योंकि यहां पे वो दो व्यक्ति एक साथ खेल रहे हैं, जिनमें से एक एक करके ऊपर वाले ऑप्शन में एक एक व्यक्ति खेल रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं? सोच पाना इसलिए बहुत आसान था क्योंकि यहां पे दो व्यक्ति जो एक साथ खेल रहे हैं, यहां पे वही दो एक साथ खेल रहे हैं, वही दो एक साथ खेल रहे हैं, वही दो, देखिए वही दो एक साथ खेल रहे हैं, जिनमें से कोई एक यहां और कोई एक यहां खेल रहा, अकेला अकेला। इसलिए आपको बताना है कि वही दो लोग ज्यादा जब एक साथ खेलेंगे तो ज्यादा खेलेंगे, दो लोग जब एक साथ खेलेंगे तो ज्यादा खेलेंगे, बजाय इसके कि उन्हीं दोनों में से एक एक करके खिलाया जाए। हेलो, समझ में आई बात? लेकिन कल को अगर यहां ऑप्शन में मॉडिफिकेशन हो जाए, कल को यहां कोई और ही आदमी हो, यहां कोई और ही आदमी और यहां दो कोई और ही हो, तो फिर क्या कहानी थोड़ी कठिन हो जाएगी? तो फिर आपको देखना पड़ेगा, तब कंसेप्ट क्या लगाएंगे। पहली वाली में तो नॉट एप्लीकेबल, नो हाइड्रोलिसिस, लेकिन बाकी में फिर आपको फॉर्मुला लगाना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मुला? KH का। समझ मेरी बात क्या बोल रहा हूं? KH का। फिर आपको चेक करना पड़ेगा जिसका KH ज्यादा है उसकी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ज्यादा होगी और उसकी हाइड्रोलिसिस भी ज्यादा होगी। समझ पा रहे हैं? कभी मामला फंस जाए तो आपके सामने ये लॉजिक है। अगर आप कभी फंस जाएं कि आपको समझ में ना आए, यहां हो सकता है देखो कल को मैं चेंज कर दूं, AgCN कर दूं, यहां पे देखो, यहां मैं AgCN कर दूं, यहां एस्टेट ही रहने दूं और यहां अमोनियम ही रहने दूं, यहां AgCN कर दूं, तो फिर थोड़ा सा मामला फंस जाएगा। समझ में आई बात? टेस्ट का सिलेबस जितना पढ़ा दिया उतना ही होगा। टेस्ट का सिलेबस के बारे में आपको एक कॉमन बात बता देता हूं मैं आपको। टेस्ट जीवन में जब भी आप कहो, मेरे पढ़ाते समय के दौरान, मेरी अपनी बात कर रहा हूं, तो मैं जितना जैसे आज पढ़ा दूंगा, ठीक, अगर कल आपका टेस्ट है तो मैं आज जितना पढ़ा दूंगा वहां तक टेस्ट सिलेबस है। मतलब एक कॉमन सेंस की बात है, इसको पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। अब जब भी आपका टेस्ट, उससे एक दिन पहले आप देख लीजिएगा कहां तक पढ़ा दिया, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते जाए, तो लॉजिकल बातें करें, सब फर्जी बातें करने से कुछ नहीं होगा। देखिए KH जिसका ज्यादा होगा तो स्मॉल h वहां ज्यादा होगा, हाइड्रोलिसिस भी वहां ज्यादा होगी। लॉजिक है। अब मेरे को बताओ जल्दी से, इसका KH हम लोग लिखेंगे फटाफट। KH की वैल्यू क्या होगी बताओ? KW अपॉन एसिड कैसा है? वीक, तो K, इसका KH कैसे लिखेंगे बताओ? KH इज इक्वल टू KW अपॉन बेस कैसा है? वीक, तो KB। और इसका KH कैसे लिखेंगे? दोनों वीक है तो KW अपॉन KB, ठीक है। हम तीनों का KH निकाल लेंगे, जिसका KH सबसे ज्यादा आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखो मेरे को डेटा दिया नहीं है, अगर डेटा दिया होता, मान लीजिए अगर मतलब सवाल फंसेगा तो वो डेटा देगा आपको, या कुछ ऐसी बात बताएगा जिससे आप एनालाइज कर सकें। अब देखिए अभी अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं डेटा की बात करूं तो KW तीनों में कितना लगाऊंगा? ऊपर 10 टू द पावर -14, 10 टू द पावर -14, 10 टू द पावर -14, ठीक है। नीचे क्या लगाओगे? देखिए नीचे आप डिवाइड करेंगे, यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे K डिवाइड होगा किसका? एसिटिक एसिड का। एसिटिक एसिड का K कितना? 10 टू द पावर -5 अप्रॉक्स। यहां पे NH4OH का K भी डिवाइड होगा 10 टू द पावर -5 अप्रॉक्स। यहां पे दोनों का K भी डिवाइड होगा -5 इंटू -5 अप्रॉक्स। सॉल्व करेंगे तो बताइए तीनों का आंसर आ जाएगा।
तीनों का जब आंसर आप निकालेंगे तो कितना कितना आएगा, मतलब पहले वाले का आएगा 10⁻⁻⁹, 10⁻⁻⁹, और इसका आएगा 10⁻⁻⁴। तो बताइए तीनों में केएच किसका सबसे ज्यादा आ रहा है, ये क्या मैक्सिमम है, और अगर ये मैक्सिमम तो इसकी हाइड्रोलिसिस भी मैक्सिमम होगी, तो ये आंसर हो गया अपना। ये हो गया मैथमेटिकल तरीका, ये कभी गलती नहीं करवाएगा, ठीक है। तो मतलब आपको कभी फंस जाए सवाल तो ये आखिरी मौका है, ये आखिरी तरीका है जिससे आपका सवाल लगेगा। क्लियर मामला। सब लोग जल्दी 10 सेकंड में उठा देखो, बात अगर ये वाली समझ में आ गई तो हम लोग आगे चलें फिर, और बाकी अगर इतना सीधा सवाल है तो सीधे खत्म कर लो भाई। चले नेक्स्ट। ओके, सेकेंड पार्ट आ जाओ भाई। 7 नंबर के बाद 8 नंबर पे आ जाओ। नंबरिंग करता जा रहा हूं मैं, देख लीजिए। नंबर 1 स्लाइड ये थी आज की, नंबर 2 स्लाइड हो गई ये वाली, नंबर 3 पे आ जाओ। ये नंबर 3 लो। विच ऑफ द अबव है हाईएस्ट पीएच? सबसे ज्यादा पीएच किसके पास है? हाँ, लास्ट टेस्ट में भैया गड़बड़ हो गया था, वो मेरी तरफ से गड़बड़ नहीं हुआ था, केमिकल कराया था, आयनिक आ गया, तो लास्ट टेस्ट में गड़बड़ हो गया था। उसके लिए मैंने एक बार आपसे कह भी दिया कि मतलब गड़बड़ी हो गई। अब क्या मैं लिखित पत्र लिख के दूं आपको? मानव लिखित पत्र, कृपया मुझे माफ करिएगा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने आपको आयनिक के सवाल दे दिए, क्या आप मुझे माफ कर पाएंगे? ये सब चाहते हैं क्या आप? क्या आप चाहते हैं, मतलब बताइए, कर देते हैं भाई। तो पढ़ लो यार फिर, कुछ नहीं चाहते तो पढ़ लो आराम से फिर। विच ऑफ द अबव हैज हाईएस्ट पीएच? 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। चलिए पोल शुरू कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पीएच बता रहे हैं। देखिए NaCl है, ये HCl NaOH से मिलकर बना हुआ, तो इसका पीएच तो 7 होगा। 25 डिग्री पे बात करें अगर तो सब कुछ ठीक है। ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, पीएच 7। अगले पे आ जाओ भैया। ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये बेसिक होगा, बेसिक होगा तो 7 से बड़ा पीएच होगा, ठीक है। ये देखो वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब एसिडिक होगा, 7 से छोटा पीएच होगा। इस पे आ जाओ, इसमें दोनों वीक है, तो अगर दोनों वीक है तो मतलब 6.5 7.5 के बीच में आंसर करीब करीब मिलेगा, ठीक है। मोहित कोयना शेयर्स, देखिए तो सामान्य क्या नहीं कहता कि भाई साहब आपको मैक्सिमा ढूंढना है, मैक्सिमा, तो ये तो कभी मैक्सिमा देता नहीं। वीक वीक वाले दोनों अगर वीक हैं तो ये मैक्सिमा थोड़ी देगा, तो बहुत माइन्यूट आंसर देगा, 6.5 7.5 ऐसा इसी रेंज में आसपास। तो ना कोई मैक्सिमा दे सकता है और ना ही आपको मिनिमा दे सकता है, तो इससे मतलब कोई मैक्सिमा मिनिमा की उम्मीद तो बिल्कुल मत करिए, ये तो हट गया साइड। भाई ये तो एवरेज बीच का एक आंसर देता है छोटा सा, 6.5 7.5, तुम ना मैक्सिमा कभी देगा ना मिनिमा देगा, ये कहीं बीच में अटकेगा। तो बताओ, ये तो हट गया भाई, ये तो हमेशा ही सटा हुआ, मैक्सिमा नहीं है, तो 7 न्यूट्रल है। तो बेसिक पकड़ लो भैया, बेसिक का मतलब 7 से बड़ा, तो 7 से बड़ा वाला आंसर है, ये भी गलत हो गया। कितने लोग बात समझ, ये 7 से छोटा है, ये भी गलत हो गया। तो ये 7 से छोटा, ये वाला 7, ये 7 से भी छोटा, ये 6.5 7.5 की रेंज में, तो ये 7 से 9 के आसपास ये वाला आंसर देगा, तो ये अपना आंसर होगा। कितने लोग समझ में आ गई? फटाफट तोड़िए, आगे बढ़ते जाए। अगला सवाल 9 नंबर, पीके प्लस पीके इज इक्वल टू 14 बताना किस में चल रहा है। तो ये देखिए एनालिटिकल सवाल है सर। अगला सवाल ये लीजिए, पीके प्लस पीके इज इक्वल टू 14 बताना किस में चल रहा है। पोल, तीन नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। मोहित नायक कोयना शेयर, देखो आपसे कह रहा कि पीकेएच प्लस पीके इज इक्वल टू 14 कहां पे होगा, यहां लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले पीकेएच पीके ऐसे रहने दो, 14 की जगह लिख दो पीके डब्ल्यू, लिख सकते हैं।
25 डिग्री पे अगर सवाल चल रहा है, कुछ नहीं दिया तो मान के चलेंगे 25 पे चल रहा है, तो 14 की जगह पीके डब्ल्यू। अब पीके क्या होता है? माइनस लॉग के एच। पीके क्या होता है? माइनस लॉग के। पीके डब्ल्यू क्या होता है? माइनस लॉग के डब्ल्यू। माइनस माइनस काट दो, लॉग के एच प्लस लॉग के, लॉग के डब्ल्यू, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। इसको लिख दो लॉग ऑफ ए इंटू बी। दोनों तरफ लॉग लॉग हटाने के लिए काट दें लॉग को। क्या लॉग फसल थोड़ी काट दोगे, एंटी लॉग अप्लाई किया जाता है। क्या करेंगे? एंटी लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग हट जाएगा। लॉग एक मैथमेटिकल फंक्शन है और मैथमेटिकल फंक्शन को हटाने के लिए उसका एंटी फंक्शन अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो एंटी फंक्शन अप्लाई करते ही लॉग हट जाएगा यहां से, और के एच इंटू के इज इक्वल टू आ जाएगा के डब्ल्यू। यहां से आप लिख सकते हैं के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के, और जैसे आप ये लिखेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ये सही जवाब है। आप चेक कर लीजिए कहां बैठ रहा है। तो ये कहां बैठता है बताओ? ये फॉर्मूला कहां पे आता है? नीचे के दिख रहा है अकेला, जो नीचे दिखेगा के डब्ल्यू के नीचे, इसका मतलब वो वीक है। तो एसिड वीक है देखो, और बेस स्ट्रांग है। तो क्या लॉजिक बना? वीक एसिड स्ट्रांग बेस, वीक एसिड स्ट्रांग बेस। तो आंसर होगा वीक एसिड स्ट्रांग बेस। और ढूंढ लीजिए वीक एसिड स्ट्रांग बेस कहां हो रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कौन है? एसिटिक एसिड और NaOH, तो CH3COONA, ये आंसर होगा अगर ये चार ऑप्शन है तो आंसर कौन सा हो गया? बी पार्ट। चेक कर लो भाई, मेरे ख्याल से बात सबको समझ में आ रही होगी। तो आंसर हो गया बी पार्ट। डन। क्वेश्चन नंबर 9 डन। ठीक है, अब मैं आपको इसके और वर्जन बता रहा हूं। अब देखिए वहां एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो फिर ये क्वेश्चन इतना अगर आप करेंगे तो फिर से आवाज आती है यहां पे। समझ में? फिर से आवाज आएंगी, आ जाओ ना प्लीज। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो फिर से आवाजें आएंगी। अब सवाल उठता है वहां आवाजों कैसे रोके। उसके लिए सुनिए जुगाड़, जुगाड़ सुनिएगा। उसने पूछा था आपसे पीके एच प्लस पीके ए इज इक्वल टू 14। ठीक, तो आप 14 की जगह यहां लिख दो पीके डब्ल्यू। भाई 25 डिग्री पे चल रहा है तो पीके डब्ल्यू लिख दो। फिर क्या करो? पी उड़ा दो, यहां से पी उड़ा दो, यहां से पी उड़ा दो, यहां से पी उड़ा दो। पी हट गया तो ये बताओ क्या बचा? के एच। यहां क्या हुआ? के। यहां क्या हुआ? के डब्ल्यू। अच्छा, इक्वल की जगह तो इक्वल रहने दो, लेकिन यहां से पी हट गया तो याद रखो पी फॉर क्या होता है भैया? पॉजिटिव। पी हटा तो पॉजिटिव हट गया, तो ये पॉजिटिव यहां से हटा दो। अब यहां से हटा दो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कॉलकस घुमा दो ऐसे। इस पॉजिटिव कॉलकस घुमाओगे तो इंटू हो जाएगा। चेक कर लीजिए आंसर है। और ये जो आंसर है के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन के आ गया। और जैसे ही आ गया तुरंत आपको समझ में आ गया कि भैया सवाल में वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला आंसर होगा। आंसर हो जाएगा बी पार्ट। कितनों को बात समझ में आ गई? तोड़िए फटाफट। क्या बिना पेन चलाए सवाल डन हो जाएगा फटाफट? एप्स देखिए, कल को पूछता यही चार ऑप्शन है। ठीक है, यही चार ऑप्शन है, और आपसे कहता है कि भाई इस बार हमें ये दिया हुआ है, वही ऑप्शन है। कर लेंगे क्या? यस। क्या करेंगे बताओ जल्दी से? यहां से पी हटाएंगे, यहां 14 यहां लिख दो पी के डब्ल्यू, फिर पी हटाओ। पी हटा, पी हटा तो पॉजिटिव हटा देना, बस खत्म हो गया। पी हटाओ तो पॉजिटिव हटा दो, तो क्या बचेगा? के एच इंटू के बी। पी हट गया तो पॉजिटिव कॉल का घुमा दो ऐसे, के डब्ल्यू। बताओ के बी दिख रहा है सीन में केवल, इसका मतलब बेस कैसा है? वीक है। बेस कैसा है? वीक है। और एसिड कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, तभी दिख नहीं रहा है। वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन से ऑप्शन में चल रहा है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड? देख लो इसमें, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इस बार आंसर सी हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अगला ऐप देखिए, कल को इसका उल्टा भी करना सीख लो भी। नेक्स्ट स्लाइड में चल लेते हैं, यहां जगह नहीं है। 5 नंबर हो गया, ये 6 नंबर हो गया। ठीक है, डन। 6 नंबर के बाद चलिए 7 नंबर पे। 7 नंबर पे आ जाओ। कल को इसका उल्टा करने को आ जाए, मान लो आपसे कहे के एच इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू, किसके लिए सही है? इससे उल्टा वर्जन बनाना हो, मान लो आपको इससे उल्टा वर्जन बनाना हो, बना लेंगे।
बताइए ये है किसके लिए सही? अगर ऐसा कहीं लिखा मिलता तो किसके लिए सही? दोनों दिख रहे हैं, के भी, तो यानी कि वीक एसिड वीक बेस के लिए सही है। और मेरे को बताना इससे अगर पी वाला वर्जन लाना हो वापस तो क्या करें? पी को लौटा के ले आओ। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी के एच, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी के ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी के बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी के डब्ल्यू। और पी लॉट आया है, पी फॉर पॉजिटिव, पॉजिटिव लॉट आया है, तो क्या करेंगे? तो पी फॉर पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव को लौटा दो, लौटा दो तो जो प्लस हटा था यहां से उसको घुमा के फिर से प्लस बना लो। पी लॉट आया, देखो जिंदगी में आपके पी लॉट आया, यानी कि पॉजिटिव लॉट आया। लो समझ रहे, खत्म हो गया मामला। तो कल को ये पूछेगा तो ये भी हो जाएगा। इस अगर ये ऐसा कुछ पूछा उसने या ऐसा कुछ पूछा तो आंसर कौन सा होगा बताओ? चार ऑप्शन आपके पास अगर यही हो तो बताओ इस बार ऑप्शन कौन सा होगा? ये वाला हो जाएगा, 4 नंबर डी। ठीक है, अब बताओ, मैंने आपको, उसने एक फेंक के मारा था, मैंने आपको क्या बता दिया? एक बी बता दिया, एक सी बता दिया, एक डी बता दिया। आप कौन सा करेंगे? कौन सा बाकी रह गया अब? हाँ तो ए का कर लें अब। ए का भैया बनेगा ही नहीं, कह रहे हाँ कर लो। ए का बनेगा ही नहीं, बताओ। इसीलिए मैं पूछता हूं, ऐसी बात है कि इसका मतलब जनता सो रही भैया। ए का सवाल ही नहीं बन सकता क्योंकि इसमें नॉट एप्लीकेबल होता, हाइड्रोलिसिस ही नहीं होती किसी की। ए का सवाल बन ही नहीं सकता, नॉट एप्लीकेबल, नो हाइड्रोलिसिस। तो ए का नहीं बनेगा, तीन ही सवाल बनेंगे। एक बी के लिए बनेगा, बना दिया, एक बी का, एक सी का और एक डी का, बस ए के लिए सवाल नहीं बनेगा। समझ में आ गई बात? इसलिए मैं कहता हूं तुरंत ऐसे लोग हौसला ग्रुप ज्वाइन करिए, आपके लिए बना हुआ है ना। तुरंत ज्वाइन करिए एकदम फटाफट, और एडमिन के कंपटीशन में आ जाइए, एडमिन के कंपटीशन में आ जाइए तुरंत, मेथी की सब्जी खा के। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, ये खत्म काम, तो इस प्रकार के सवाल भी लग गए। आगे बढ़ो भाई, अगला ये लो, 10 नंबर पे आओ। हाँ ऑडिशन लेंगे कायदे से एकदम, हर आदमी ऑडिशन दे सकता है, मतलब कैसा भी व्यक्ति हो, किसी भी फील्ड का हो, सब ऑडिशन दे सकते हैं। सबसे प्लस 2 आदमी ढूंढ रहा हूं। चलो भाई ये लगाओ, ये समझ में आ गई बात सब? ये लगाओ जल्दी से। 10 नंबर, तो उसने एक सवाल दिया था, मैंने आपको 3 सवाल दे दिए, ठीक है। विच हैज हाइएस्ट हाइड्रोलिसिस, चलिए लगाओ फटाफट, मैं पोल शुरू कर रहा हूं मैं। यस, ये लो भाई, एक दो सवाल और लगा लेते फिर अगले कंसेप्ट पे चले, काफी हो गया ये। विच हैज हाइएस्ट हाइड्रोलिसिस, इसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोलिसिस कहां पे हो रही है? NaCl, SCON है, CH3CON है, CCH5ON है। चलो भैया नेक्स्ट स्लाइड में आ जाओ जरा, 7 नंबर 8 नंबर, काली स्लाइड पे करते हैं, लोगों को आंखों में आराम मिलता है काफी, में लगता है। मोहित, कोयना, श्रेयस जमे हुए हैं बिल्कुल। ठीक है भाई सुनो, 9 नंबर पे इसको सॉल्व कर रहा हूं, 10 नंबर सवाल को, क्या बात है, 10 नंबर सवाल को 9 नंबर पे सॉल्व कर रहा हूं। अब सुनिए, 4 ऑप्शन आपके पास है, कौन कौन से? पहला एक NaCl है, ठीक है, और एक आपको दिया है कि SCOONA, एक आपको दिया थर्ड ऑप्शन में CH3CON है, ठीक है, एक आपको दिया CCH5ON है, ठीक है। चलो भी देखें जरा चारों, C6H5ONA। अब देखिए मेरी बात सुनिए ध्यान से, इसको अगर ब्रेक करके लिखें आप तो कैसे बनेगा? ये HCl से बना हुआ है, देखो Na+Cl नेगेटिव, HCl+NaOH, तो ये कौन है बताओ? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का केस है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, ऐसे ब्रेक करो इसको, ब्रेक करोगे तो Na+ निकलेगा, और ये तो इसको तोड़ के लिखा है तो HCOOH+NaOH। तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है और फॉर्मिक एसिड वीक एसिड है, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। इसको ब्रेक करो ऐसे, तो CH3COH+NaOH, ठीक है। तो ये भी देखो कौन सा केस है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। इसको ब्रेक कर लो भैया ऐसे, तो ये हो गया C6H5OH+NaOH। इसको बोलेंगे देखो फिनॉल भी वीक एसिड होता है, कम प्रोटॉन निकलते हैं बहुत इसमें से, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये तीनों केस आप ध्यान देकर नीचे वाले तीनों केस, ये तीनों एक जैसे केस है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस।
और ऊपर वाला तो स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्ग बेस है, उसमें नो हाइड्रोलिसिस, इसमें कोई हाइड्रोलिसिस ही नहीं होगी। तो आपसे क्या सवाल पूछा, सवाल पढ़ लो भी। सवाल आपसे पूछा कि सबसे ज्यादा हाइड्रोलिसिस कहां पे होगी, तो पहला वाला तो बिल्कुल ही गलत हो गया, उसमें कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, बचे 3 ऑप्शन। अब देखिए इस बार वो सवाल फंस गया जो मैंने आपको पिछली बार बात बताई थी कि खिलाड़ी अगर चेंज हो रहे हो तो फिर खेल थोड़ा फंस जाएगा। बताइए ये वाला सवाल इजी क्यों था, क्योंकि इसमें दोनों एक साथ खेल रहे थे, जिनमें से कोई एक अकेला अकेला यहां खेल रहा था, तो ये देखना आसान था यहाँ, क्योंकि वही दोनों एक साथ खेल रहे हैं। तो मैंने बोल दिया था यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोलिसिस होगी। मैंने आपको डेटा से भी समझाया था, तो मैंने एक लॉजिक दिया था, जब कोई फंस जाए तो ये देखा करो, के एच ज्यादा एच ज्यादा तो हाइड्रोलिसिस ज्यादा। समझ में आ रही बात? तो आपको ये कंसेप्ट लगाना होगा जब कभी आप फंस जाए। देखिए इस बार आप मामला फंस रहा है, क्यों फंस रहा है मामला? मामला इसलिए फंस रहा है क्योंकि यहां पे देखो SCOO माइनस ये आयन है, यहाँ पे एसिटेट आयन ये दिया हुआ, और यहाँ पे देखो ये तो अलग ही आयन है। तो सब आयन्स अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट। समझ पा रहे हैं? Na प्लस Na प्लस Na प्लस तीनों में दर्शक है, ये हटा दो भैया, लो दर्शक है तीनों में। तो खिलाड़ी देखिए ये है, डिफरेंट है। समझ में आ रही बात? थोड़ा सा ऑर्गेनिक लगाना पड़ेगा आपको। ऑर्गेनिक पढ़ा आपने थोड़ा बहुत? हेलो 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 हेलो, यस। तो जल्दी से बताओ जरा भाई। देखो यहां पे आप क्या करेंगे, बेस तो तीनों का कॉमन है, बेस तीनों का कॉमन है, तो आपसे पूछा जाएगा इनमें हाइड्रोलिसिस किसकी ज्यादा होगी, तो आप कहेंगे जिसका केएच ज्यादा होगा। अच्छा केएच किसका ज्यादा होगा? जिसका फॉर्मूले में आप लगा के देख लो भाई, केएच इज इक्वल टू क्या होता है, KW अपॉन नीचे वो आता है जो वीक है। वीक कौन है? तीनों में एसिड वीक है। एसिड वीक है तो बताओ नीचे कौन आएगा तीनों में? के। तो तीनों में एक ही फॉर्मूला लगना है, ये वाला। अब मेरे को एक बात बताओ, केएच किसका ज्यादा होगा भैया? केएच उसका ज्यादा होगा जिसका के कम होगा। तो आप ढूंढ लो के का मिनिमा, ढूंढ लो के का मिनिमा, ढूंढ लो। जिसका के मिनिमम होगा उसका केएच मैक्सिमम होगा, और वही आंसर होगा। तो मिनिमम के किसके पास है, मतलब इन तीनों एसिड में वीक एसिड कौन है सबसे? है तो तीनों वीक, लेकिन ज्यादा वीक कौन है? तो तीनों का ऑर्डर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए अगर इन दोनों में आप चेक करिए, तो इन दोनों में अगर आप चेक करें तो जो ये एसिटिक एसिड है, इसमें देखो ये मेथाइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो एसडी कैरेक्टर को गिरा देता है प्लस आई इफेक्ट। हाँ भाई, प्लस आई इफेक्ट एसडी कैरेक्टर को गिरा देगा, तो इसका एसडी कैरेक्टर कम होगा। माइनस आई इफेक्ट बढ़ाता है, तो प्लस आई इफेक्ट लगा दिया तो गिरा देगा, बराबर। और बताइए फिनॉल तो उससे बर्बाद है, फिनॉल में से H पॉजिटिव बना के निकालना बहुत मुश्किल है, तो ये इससे भी बकवास एसिड है, तो ये इससे भी बकवास एसिड है। अब मेरे को एक बात बताओ, इसमें एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर समझ में आता है आपको? ये सब ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा। अब बताइए एसिडिक कैरेक्टर का अगर ऑर्डर आपको क्लियर है, तो ये सबसे छोटा एसिड है, और अगर ये सबसे छोटा एसिडिक कैरेक्टर लेके बैठा हुआ है इन तीनों में, तो इसका के मिनिमम है इसका के मिनिमम है। और अगर इसका के मिनिमम है तो बताइए क्या ये आंसर हो गया अपना? के मिनिमम, जिसका के मिनिमम उसी का के एच मैक्सिमम। तो बताओ किसका के एच मैक्सिमम? जिसके पास ये है। किसके पास ये है? इसके पास है, तो इसका के एच मैक्स होगा। तो आंसर कौन सा हो गया के एच मैक्स का? डी पार्ट। कितने लोग समझ में आ गई बात? तोड़िए फटाफट जल्दी से। क्लियर? तो थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट लग गया, ये जिसने नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ लेना भैया, जब ऑर्गेनिक में समझ में आ जाएगा। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, तो ये देखिए के इसका मिनिमम है, और इसका के, ये तो समझ में आ गया ना, के जिसका मिनिमम होगा उसका के एच मैक्स होगा, तो इसका के मिनिमम होगा तो इसी का के एच मैक्स होगा लास्ट वाले का। ये आंसर है। चलो नेक्स्ट। अब यहां पे एक आखिरी सवाल और लगाइए, खत्म करते हैं। 11 नंबर, एसिडिक नेचर ऑफ कॉपर सल्फेट इज ड्यू टू। कॉपर सल्फेट का एसिडिक कैरेक्टर पोल किसकी वजह से होता है? चलिए स्टार्ट। पोल। पार्ट 3 का लास्ट सवाल, पार्ट 3 समाप्त हो रहा भैया। एसिडिक कैरेक्टर कॉपर सल्फेट का किसकी वजह से होता है? कॉपर आयन की वजह से, सल्फेट की वजह से, या फिर दोनों की वजह से? आओ समझे। देखो CuSO4 को जब आप पानी में डालेंगे तो ये टूट के दो चीजें बनाएगा, एक तो Cu+2 और एक सल्फेट है। लो भाई लीडर बोर्ड आ गया। मोहित नायक, कोयना शेयर्स जमे हुए एकदम। आपसे कहता है कि बताओ अगर दो आयन बन गए, इसमें से ये जो है कहां से है? H2SO4 से। देखो ये कहां से है? H2SO4 से। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड से आता है या स्ट्रॉन्ग बेस से आता है वो दर्शक हो जाता है। याद है आपको बात? लॉजिक बता चुका हूं मैं आपको। तो क्या ये आगे चल के दर्शक बनेगा? हाँ भाई, जैसे HCl से क्लोराइड आता था तो वो दर्शक बनता था, लॉजिक है। तो बताइए ये क्या दर्शक है? और दर्शक तो कुछ कर नहीं रहा होगा नेट में, क्योंकि जितने प्रोटॉन डेवलप करेगा उतने OH डेवलप करेगा। तो बताइए ये कौन है? ये खेलेगा, ये खेलेगा, ये दर्शक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से जो आता है वो दर्शक बन जाता है। इतना तो आप पढ़ चुके हैं ना, HCl से आता है जो वो दर्शक बनता है,
NaOH से जो आता है वो दर्शक बनता है। तो बताइए Cu+2 की हाइड्रोलिसिस होगी, और Cu+2 जब हाइड्रोलिसिस अपनी करवाएगा तो मेरे को बताओ ये OH रिसीव कर लेगा इससे, और बताइए जैसे OH रिसीव करेगा तो CuOH होल ट्वाइस मान लो बना दिया आपने, 2 H2O दे दिया इसको। तो बताओ रिएक्शन क्या होगी, यहां पे क्या 2 प्रोटॉन फ्री हो जाएंगे। तो बताओ इस Cu+2 ने सिस्टम में क्या डेवलप कर दिया, क्या Cu+2 ने सिस्टम में प्रोटॉन डेवलप कर दिया, प्रोटॉन डेवलप कर दिया, तो इसका नेचर कैसा है, एसिडिक है, इसका नेचर एसिडिक है। तो बताइए सिस्टम में एसिडिक कैरेक्टर किसकी हाइड्रोलिसिस की वजह से आ रहा है, Cu+2 आयन की वजह से। तो पूछ रहा है कि एसिडिक कैरेक्टर किसकी वजह से आया है, तो Copper+2 की वजह से। ये थोड़ी इसकी वजह से थोड़ी आया, ये तो दर्शक ही कुछ कर ही नहीं रहा, ये देख रहा है। क्लियर। मैंने आपको आरएनए थ्योरी जब पढ़ाई थी तो मैंने आपको बोला था कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का जो नेचर होता है, इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन का जो नेचर होता है वो किसकी वजह से होता है, उसके कैटायन, हाँ भाई, उसके कैटायन और उसके एनायन की वजह से बात हुई थी। क्लियर, ओके। ये खत्म हो गई कौन सी बात भाई, पार्ट 3 समाप्त। स्लाइड नंबर 9, स्लाइड नंबर 10, पार्ट 3 समाप्त, पूरी तरीके से पार्ट 3 खत्म। यहां पे आके पार्ट 3 हो जाता है फिनिश। नमस्कार कर लीजिए इसको। 3 बड़े हिस्से आयनिक पे आप पढ़ चुके हैं, 3 बड़े हिस्से, 1 2 3। अब देखिए आपको करना क्या चाहिए। अब तक आयनिक का मॉड्यूल मिल चुका आप सबको, अपडेट सेक्शन मॉड्यूल, ठीक है। मॉड्यूल में आपको पार्ट 3 सब लगा लेना चाहिए, ठीक। मॉड्यूल में अब आपको पार्ट 3 सब लगा, मैं डिस्कशन जनवरी से स्टार्ट कर दूंगा, बस स्टार्ट ही हो रही जनवरी अब तो, नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में ही मैं डिस्कशन स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। एक बात तो आप पार्ट 3 तक बिल्कुल फिनिश कर लीजिए। और पार्ट 3 तक क्या जोरदार तरीके से हो गया क्या सबको, पार्ट 3 तक सारी बातें क्लियर है। आपको शॉर्ट नोट्स बना लेने चाहिए। देखिए मैंने आपको बताया पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों के शॉर्ट नोट आपके बन जाने चाहिए। कैसे बनने चाहिए, 1 में बताओ आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट्स में आपको दिखाने होंगे यहां पे, ये जो पेस्ट करते हो उसके का, ये बताओ काम क्या किया है। 28 क्वेश्चन, यस। कितने लोगों ने कर लिए सब 28 क्वेश्चन की लिस्ट बना ली, बताया था मैंने। और क्या क्या बताया था मैंने, इसे मिक्सिंग वाले केसेस की बातें कुछ लिख लीजिए, मिक्सिंग वाले कुछ केसेस, है ना। पार्ट 2 में आपको क्या करना चाहिए, वो जो वीक एसिड वीक बेस के फॉर्मूले हैं उनका जो डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव स्ट्रेंथ, है ना। और मिक्सिंग वाले केस, वो जो अंडर रूट ऑफ छत हटा के छत मिला दी थी, दीवार हटा दी थी, याद है कुछ मामला, वो सब। पार्ट 3 में वो पूरा टेबल, और कुछ लॉजिकल सवाल वहां 2 4 होने चाहिए, जैसे वो 4 केस मैंने आपको बताया था। पार्ट 3 में आपको 4 केस बताया ना मैंने, टाइट्रेशन वाले, वो सब। तो ये सब आपका शॉर्ट नोट अब तैयार हो जाना चाहिए। अब तक ऐसा ना सोचिए कि आखिरी में होगा सब कुछ, आखिरी में भैया कुछ नहीं होता है। अगर अभी से आप नहीं कर रहे हैं तो फिर आखिरी में कुछ नहीं होने वाला, यकीन मानिए आखिरी में सिर्फ फॉर्म आने वाला है। तो अगर आप बिल्कुल सिस्टमेटिक मेहनत करना जहां भी बंद करेंगे, बस वहीं फॉर्म आ जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कब आपका फॉर्म आ चुका है। आप तो कहते हैं अभी तो पेपर ही नहीं हुआ, आपके नाम का फॉर्म छप जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो काम करते रहिए, जो मैं आपसे कह रहा हूं वो करते रहिए, तभी काम बनेगा। और इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर ये यानी मैं आपको बता दूं, कल मैं वहां सवाल सॉल्व करवा रहा था पीवाई की उस सीरीज में जिसमें लोग आते नहीं है, ये सवाल सॉल्व करवा रहा था इसमें। और इसमें मैंने दिखाया था कि एम्स और एआईपीएमटी 2016 में, आप सोचिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर, 2016 में 5 सवाल आए थे, और एम्स के अंदर भी ऐसे ही 5 6 सवाल आए थे, करीब करीब 5 5 सवाल दोनों। तो ये बहुत जोरदार चैप्टर है, 4 5 सवाल, 4 5 सवाल, करीब 4 इसमें थे शायद, इसमें 5 थे ऐसे, ठीक है। यहां से 4 थे, ये यहां 4 थे, देख लेना, यहां 5 थे, यहां 4 थे, हाँ यहां 5 थे, यहां 4 थे, 9 सवाल थे टोटल, 9 सवाल सोचिए एक साल में। तो भैया आप समझ लीजिए क्या चैप्टर ये, इसको हल्के में बिल्कुल मत लीजिए, नहीं तो हल्के हो जाएंगे। आगे बढ़ते हम लोग, 9 नंबर स्लाइड डन, 10 नंबर स्लाइड डन, ये तो फर्जी बात थी, 11 नंबर पे आ जाएगी, मतलब बात तो लॉजिकल थी लेकिन नोट नहीं करना है। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं, कौन सा पार्ट बताओ, बोलो भाई, कौन सा पार्ट शुरू कर रहे हैं, पार्ट 4, ओके। चलिए पार्ट 4 के लिए सब लोग रेडी, पार्ट 3 तो सबको कॉन्फिडेंस आ गया, चलें, ओके। अब देखिए इस चैप्टर में, इस हिस्से में हम लोग 2 बातें पढ़ने हैं।
एक तो सॉलिबिलिटी पढ़ेंगे और एक सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ेंगे। अब ध्यान सुनिए, बहुत लॉजिकल पार्ट है, इसमें दिक्कत भी होती है लोगों को। ठीक है, अच्छा अब देखिए, सॉलिबिलिटी को एस से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट को के एस पी से रिप्रेजेंट करते हैं। एस फॉर सॉलिबिलिटी, पी फॉर प्रोडक्ट, तो इसका नाम हो गया सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। तो आपको दो बातें इस चैप्टर में, इस हिस्से में पढ़नी है, तो इन दोनों पे चर्चा करेंगे। अब इन दोनों पे जब चर्चा करेंगे तो वन बाय वन आ जाओ भैया, पहले इसको देखते हैं फिर इसको देखते हैं। तो पहले सॉलिबिलिटी पे आ जाइए। अब सवाल उठता है, सॉलिबिलिटी पढ़ेंगे तो किसकी पढ़ेंगे इस हिस्से में? तो यहां पे एक शब्द का इस्तेमाल होता है जिसको बोलते हैं हम लोग स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। मेनली जो एक शब्द इस्तेमाल होगा बार 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 बार, वो एक वर्ड यूज होता है स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। अब तुरंत आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ गया कि ये क्या लिख रहा है, ये स्पेरिंगली क्या है? अब देखिए, स्पेरिंगली का मतलब अगर आप वैसे ढूंढने तो होगा जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम हो, है ना, सॉल्युबिलिटी वेरी लेस। तो जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है उसको बोलते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी कुछ ज्यादा ही कम होती है। तो अब सवाल उठता है, कौन होते हैं ऐसे लोग, हमें कैसे पता चलेंगे, हम कैसे पहचानेंगे कौन सा सॉल्ट स्पेरिंगली है, और हमें सवाल कैसा आएगा? ये सब बातों पे चर्चा करते हैं। तो एक एक करके एक एक बात पे चर्चा करना शुरू करते हैं। अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मान लीजिए आपको समझना है कि स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट क्या होता है। तो मैं आपको अंतर दिखाता हूं, देखिए। जैसे मान लीजिए कि आपने एक कंटेनर लिया, ठीक है, दो एक्सपेरिमेंट मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, दोनों को देखें ध्यान से। स्पेरिंगली को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल देखना पड़ेगा, तब आपको स्पेरिंगली समझ में आएगा। तो मैं आपको दो एग्जाम्पल दे रहा हूं, देखिए ध्यान से दोनों को। दो अलग अलग जगहों पे दो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। यहां पे मान लो पानी भर दिया मैंने, और यहां भी पानी भर दिया। अब मान लो मैंने 1 लीटर यहां पे पानी भर रखा है, यहां भी मैंने 1 लीटर पानी भर रखा है। अब इसमें कुछ मैं मिला रहा हूं बाहर से। मान लीजिए इसमें मैंने मिलाना शुरू किया NaCl, ठीक है, सॉलिड, और इसमें मैंने मिलाना शुरू किया AgCl, सॉलिड। ठीक है, जब मैं ऐसा करूंगा तो बताइए, यहां पे NaCl जब सॉलिड मिलाऊंगा तो आएगा। मान लीजिए आपने थोड़ा सा NaCl सॉलिड लिया और मिला दिया, इतना जरा सा, थोड़ा सा अमाउंट आपने इससे मिला दिया। कितने लीटर पानी था? 1 लीटर पानी। यहां भी कितने लीटर पानी? 1 लीटर पानी। अब दोनों एक्सपेरिमेंट देखिए, दो जगहों पे चल रहे हैं, दोनों में डिफरेंस समझिएगा जरा। यहां पे आपने देखिए थोड़ा सा NaCl लिया और ये सॉलिड फॉर्म में था, नमक किसको मिला दिया यार। जैसे आपने इसको मिलाया तो बताइए ये डिसॉल्व हो गया। इसने कहा ओके डिसॉल्व हो गया, टिक लग गया, डिसॉल्व हो गया। आपको मजा नहीं लगा, आपने कहा भैया मैं और मिलाऊंगा। लो, थोड़ा सा आपने और मिलाया, हल्का हल्का मिला रहे हैं, देखिए बहुत छोटा सा स्पून लेके उसमें बहुत छोटा सा अमाउंट, तो आपने थोड़ा सा और मिलाया। उसने कहा अब 1 लीटर पानी है, देखिए ध्यान से, इससे ज्यादा नहीं लिया, 1 लीटर पानी। तो आपने कहा अब, वो कह रहा डिसॉल्व हो गया, ये भी हो गया। आपकी हिम्मत बढ़ती गई, आपने कहा एक और, आपने कहा एक और, उसने कहा आते जाओ। तो बताइए, उसने जब मना नहीं कर रहा, इसका मतलब यार जब कहेंगे कि ये भी डिसॉल्व हो गया, ये भी डिसॉल्व हो गया, तो क्या वो मना नहीं कर रहा? तो इसका मतलब क्या ये समझा जाए कि वो कभी मना नहीं करेगा? अब अगर आपसे कोई पूछे क्या इसका मतलब, ये समझा जाए कि ये कभी मना नहीं करेगा। मतलब क्या 1 लीटर पानी में आप मतलब बोरा भर के NaCl लाइए और सब डिसॉल्व हो जाएगा क्या? तो कभी तो मना करेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, ये बहुत देर के बाद मना करता है। डॉट 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 लगाने का मैंने समझ पा रहे हैं, जितने डॉट 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 लगाना सब पे हाँ है। और बहुत देर के बाद इसका ना हुआ, क्या ना होगा या नहीं होगा? हाँ भाई, इसका ना होगा या नहीं? कभी तो होगा ना। ऐसा थोड़ी बताइए 1 लीटर पानी में क्या मतलब NaCl, आप एक्सपेरिमेंट करके देखो, 1 लीटर पानी लेना, उसमें क्या NaCl मिलाते जाओ, आप 100 बोरे डाल दो, क्या सब डिजोल्व हो जाएगा? क्या नहीं, कहीं तो रुकेगा ना। तो रुकेगा, ये भी मना ये भी करता है, देखिए। लेकिन ये बहुत देर बाद मना करता है। जब ये बहुत देर बाद मना करेगा तो कहेंगे कि तुम तो बड़े क्या, फेयरली सॉल्युबल हो। ध्यान दीजिए, तुम तो बड़े फेयरली सॉल्युबल सॉल्ट हो। कहेंगे तुम बहुत सॉल्युबल होते हो यार, इसका तुम बड़े फेयरली सॉल्युबल सॉल्ट हो। कि तो बात समझ में आई? ठीक। अब मैं AgCl मिलाना शुरू करूंगा। अब जब मैं AgCl मिलाना शुरू करूंगा तो देखिए क्या होगा, है ना। AgCl जब मिलाना शुरू करूंगा तो मैंने भैया थोड़ा सा मिलाया, लो हल्का सा मिलाया, मैंने कहा देखो ये ऐसी काम करेगा, ये भी हल्का सा मिलाया मैंने। इसने कहा ओके। आपने हल्का सा और मिलाया, इसने कहा फिर से ओके।
जैसे आप तीसरा मिलाने गए, उसने कहा नॉट ओके। क्या इसने भी मना कर दिया? इसके मना करने और इसके मना करने में क्या अंतर है? हाँ भाई, इसके मना करने, मना दोनों करते हैं। देखिए, मना ऐसा नहीं कि एक करेगा और दूसरा कभी नहीं करेगा, मना दोनों करते हैं, लेकिन दोनों के मना करने में कुछ अंतर है क्या? ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं मना कर दे रहा है, ये कुछ ज्यादा ही जल्दी मना कर दे रहा है। तो बताइए इसके क्या कहेंगे? तुम तो बड़े स्पेलिंगली सॉल्युबल निकले। हाँ भाई, क्या बात समझ में आ रही है? कहेंगे तुम्हारी सॉल्युबिलिटी तो बहुत कम है, और तुम्हारी सॉल्युबिलिटी अगर बहुत कम है तो जब तुम्हें मैं सॉलिड फॉर्म में मिलाता हूं तो तुम्हारी सॉल्युबिलिटी बहुत कम आती है, बड़ी जल्दी मना कर देते हो, और इसकी सॉल्युबिलिटी काफी ज्यादा थी। तो क्या अंतर समझ में आ रहा है? तो एक बात बताइए, इस हिस्से में आप मेनली किसे पढ़ने वाले हैं? इन्हें पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो कह रहे हैं क्या इसको नहीं पढ़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे। कहेंगे पढ़ेंगे, लेकिन इनके पास इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ध्यान दीजिए, इनके पास इक्विलिब्रियम नहीं होगा। पढ़ेंगे, पढ़ते तो आप NaOH को भी थे। हाँ भाई, पढ़ते तो आप NaOH को भी थे। NaOH क्या था? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और NH4OH क्या था? वीक इलेक्ट्रोलाइट। इक्विलिब्रियम किसके पास था? हाँ भाई, इक्विलिब्रियम किसके पास था? इक्विलिब्रियम वीक के पास था, स्ट्रॉन्ग के पास तो नहीं था ना, लेकिन पढ़ते तो थे ना। तो इसके पास इक्विलिब्रियम नहीं है, तो इसको पढ़ेंगे नहीं। क्या पढ़ेंगे? कैसे पढ़ेंगे वो तय करेंगे। बताइए इसके पास क्या इक्विलिब्रियम होगा? यस, जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है उसके पास इक्विलिब्रियम होगा। स्प्रिंगली सॉल्युबल आदमी है, ठीक है? ये तो लगभग लगभग पूरा ही डिसॉल्व हो गया, एक लिमिट तक तो पूरा ही डिसॉल्व हो गया। तो इसके पास इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा, इसके बाद आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा। बात समझ में आ रही? तो बताइए इस चैप्टर में मेनली ज्यादा फोकस किसके ऊपर है इस हिस्से में? मतलब फोकस ऐसा नहीं इसको बिल्कुल इग्नोर मार देंगे, लेकिन आज ज्यादा फोकस क्या है? मतलब मैक्सिमम बातें किसकी करनी है आपको? इसकी करनी है, इसकी बातें करनी है। कितनों को बात समझ में? जल्दी से अंगूठा दिखाई, इतनी बात समझ में आ रही है? फिर मैं आगे बढ़ू फटाफट, क्योंकि एक एक बात सुननी पड़ेगी, थोड़ा कठिन हिस्सा है भैया। लोगों को कंसेप्ट क्लियर नहीं होते इसके, पढ़ने वालों को तो बिल्कुल भी नहीं होते। बाकियों की बात कर रहा हूं, ठीक है? मैं दो प्रकार की पढ़ाऊंगा, एक फॉर्मूले वाली, एक लॉजिकल वाली। तो आप आपने तय कर लीजिए आपको कौन सा चाहिए। अभी मैं लॉजिकल पढ़ा रहा हूं, अभी मैं लॉजिकल पढ़ा रहा हूं। जब मैं लॉजिकल पढ़ा लूंगा तो मैं आपको पैदल वाला तरीका बता दूंगा, खत्म, बिल्कुल सीधे सीधे, खट 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 खट, दो चार सस्ते सवाल लग जाएंगे उससे। पहले मैं आपको कंसेप्चुअल बातें कर रहा हूं, ठीक है? अब बताओ, मैं यहां पे आपको क्या ये समझ में आ गई कि मेरे को पढ़ना क्या है इस हिस्से में? मेरे को स्पेरिंगली को पढ़ना है, मैंने स्पेरिंगली को पढ़ना है ज्यादा। अब मैं आगे बढ़ा, तो भैया मुद्दा मेरे को समझ में आ गया कि स्पेरिंगली सॉल्वेबल सॉल्ट को पढ़ना है। तो पहला पॉइंट हमने लिखा, इन दिस पार्ट वी विल डील विद स्पेरिंगली सॉल्वेबल सॉल्ट। ठीक है? अच्छा, अगला सवाल तुरंत उठ गया, भैया स्पेरिंगली क्या होता? मैंने जवाब दे दिया है। स्पेरिंगली क्या होता है तो मैंने जवाब दे दिया। अगर आपसे कहता है कोई स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की डेफिनेशन बताओ, तो आपको बता देंगे द सॉल्ट विच हैज वेरी लिमिटेड सॉल्युबिलिटी। कह रहा ठीक है। अब ध्यान दीजिए जरा, यहीं पे आप देखिए इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं और यहीं आप फिजिकल पढ़ रहे हैं, दोनों में फर्क क्या है? इनऑर्गेनिक में देखिए कभी आपको क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। इनऑर्गेनिक मतलब वो गुणा भाग वाले क्वेश्चन तो नहीं मिलते ना आपको ज्यादा। तो इनऑर्गेनिक में क्या होता है कि सीधे एक डिसीजन सुना दिया जाता है कि भाई साहब ये ऐसा वो वैसा। आपसे कोई पूछे इनऑर्गेनिक पढ़ाओ, तो इनऑर्गेनिक में क्या कहा जाएगा? भाई साहब NaCl AgCl में आप जब सवाल लगाएंगे तो पूछेगा इनमें से कौन सा इनसॉल्युबल है और कौन सा सॉल्युबल है। हाँ भाई, क्या पूछेगा? इसमें से कौन सा सॉल्युबल है, कौन सा इनसॉल्युबल है। तो आप क्या बोलेंगे? कहेंगे NaCl को वहां क्या बोलते हैं? ये सॉल्युबल है। AgCl को क्या बोलेंगे? नहीं, ये इनसॉल्युबल है। हाँ भाई, इसको क्या बोल देंगे? ये इनसॉल्युबल है। लेकिन ध्यान दीजिए, दुनिया में कोई भी सॉल्ट परफेक्टली इनसॉल्युबल नहीं होता। क्या बोल रहा हूं मैं? दुनिया में कोई भी सॉल्ट परफेक्टली इनसॉल्युबल नहीं होता। लेकिन इनऑर्गेनिक में आपको कैलकुलेशन थोड़ी करना है। वहां तो आप इसको क्या बोलते हैं? कहते हैं सॉल्युबल है। इसको क्या बोलते हैं? नहीं, इनसॉल्युबल है। खत्म हो गया, लो भैया, खत्म हो गया। अब यहां हम लोग डिस्कशन क्या करने पड़े? जिसको इनऑर्गेनिक में इनसॉल्युबल बोल देते हैं वो दरअसल स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है। ध्यान दीजिए, जिसको आप इनऑर्गेनिक में इनसॉल्युबल बोल देते हैं वो दरअसल स्प्रिंगली सॉल्युबल होता है। लॉजिकल बात समझिए। देखिए, दरअसल वो स्प्रिंगली सॉल्युबल होता बहुत कम सॉल्युबल है, लेकिन इतना कम सॉल्युबल होता है कि आप उसको क्या बोल देते हैं वहां पे? इनसॉल्युबल है। क्योंकि वहां को सवाल नहीं लगाने, वहां को क्या करना है? बताना है कि भाई साहब इसकी सॉल्युबिलिटी ना के बराबर है। खत्म, इनसॉल्युबल बोल दिया, निकल हम लोग।
समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूं? अगर आप देखिए यही सवाल इनऑर्गेनिक में लगाएंगे तो आप क्या बोलेंगे? आपको सवाल क्या दिया जाएगा? क्या NaCl ले लो भैया, AgCl ले लो, बताओ कौन सा सॉल्युबल कौन सा इनसॉल्युबल। आप इसको क्या बोलोगे? सॉल्युबल है। इसको क्या बोलते हो आप? इनसॉल्युबल बोलते हैं कि नहीं बोलते? बताइए। इनसॉल्वेबल बोल के चले आते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए ये परफेक्टली इनसॉल्वेबल थोड़ी है, ये स्पेरिंगली सॉल्वेबल है। तो आप जो इनऑर्गेनिक में जिसे बार 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 बोलते थे कि भाई वो इनसॉल्वेबल है, इनसॉल्वेबल है, इनसॉल्वेबल है, वो स्पेरिंगली सॉल्वेबल था, उसकी सॉल्वेबिलिटी बहुत कम थी। यहां मैं ये बात क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि ध्यान दीजिए, मैं जब फिजिकल केमिस्ट्री की बात करता हूं तो मैं वहां डेटा की बात करूंगा, तो मेरे को बताना होगा कि भाई साहब इसकी सॉल्वेबिलिटी अगर ना के बराबर भी है ना तो कितनी है, अगर ना के बराबर भी है तो कितनी है, बताओ, सॉल्व करो। तो यहां मेरे को डेटा देना पड़ेगा। यस, बात समझ में आ रही? तोड़िए जरा। तो क्या बातें दिमाग में सेट हो गई आपके? परफेक्टली इंसॉल्युबल जैसा कोई सॉल्ट नहीं होता। यस। तो जिसको आप इंसॉल्युबल बोलते थे इनऑर्गेनिक में, उसको यहां पे हम लोग क्या बोल देंगे? स्पेरिंगली सॉल्युबल। तो ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं पाना कि भैया कल को सर ने बोल दिया इनसॉल्युबल, आप यहां के कहो भाई साहब आपने तो स्पेरिंगली बोला था। समझ में आ गई बात क्या सबको? यस। या आप यहां जाके बात वहां बोलो कि सर ने तो स्पेरिंगली पढ़ाया, आपने इंसॉल्युबल पढ़ा दिया। तो भैया समझ में आ रहा दोनों बातें क्यों, कौन पढ़ा रहा है, उसका क्या लॉजिक है, कैसे सवाल उसके एग्जाम में आते हैं, उससे रिलेटेड वो बात करते हैं। लेकिन आपको बात समझ में आ गई? ओके। अब मेरे को एक बात बताइए, एग्जाम्पल के तौर पे आप क्या बात करेंगे? जैसे AgCl है, AgBr है, AgI है ना, PbSO4 है। ऐसे लोग आपको जो मिलते हैं, ये सब लोग जो होते हैं, है ना, ये सब लोग जो आपको मिलते हैं, ये सब कैसे मिलेंगे आपको? आप इनको जब आप पढ़ते हैं कौन से इनऑर्गेनिक, तो वहां पे आप क्या बोलते हैं इनको? फटाफट जल्दी से बोल के निकल जाते हैं आप लोग। क्या कहते हैं? भाई साहब तुम लोग इनसॉल्युबल लोग हो, तुम्हारी सॉल्बिलिटी बहुत खराब टाइप की है। ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए सॉल्बिलिटी है तो ना के बराबर भी अगर सॉल्बिलिटी तो भी भाई साहब मैं उसको स्प्रिंगली बोलूंगा ना। हेलो, इन्हीं लोगों को इनऑर्गेनिक में इंसॉल्युबल बोल दिया जाता है। कितने को बात समझ में आ रही है? तोड़ते जाइए फटाफट भैया, फिर मैं आगे बढ़ता जाऊं। यस। ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब एक कंसेप्ट देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। पहला कंसेप्ट क्या डन हुआ? हमको ये पढ़ना ज्यादा कौन होते हैं जिनकी सॉल्बिलिटी बहुत कम होती है। इसी को हम लोग आगे चल के इनऑर्गेनिक जब पढ़ते हैं तो इनसॉल्युबल बोलते हैं, क्योंकि हमें वहां से कंपैरिजन करना होता है। यहां हम डेटा सॉल्व करेंगे, कहेंगे थोड़ी भी सॉल्बिलिटी तो कैलकुलेट करके दिखाओ। और बताइए यहां पे हम क्या पढ़ते हैं? यहां हम ये भी पढ़ते हैं कि भाई साहब तुम पैदल हो, हाँ, कह तुम भी पैदल हो, हाँ तुम भी पैदल हो, तुम्हारे में ज्यादा पैदल कौन है ये भी बताऊंगा मैं। हाँ भाई, यहां पे क्या पढ़ते हैं? तुम्हारी कितनी है? कहेगा S1 है। तुम्हारी कितनी? कहेगा S2 है। तुम्हारी कितनी? S3 है। कह रहे कैसे है S1 S2 S3? कहेंगे बहुत कम है। तीनों कह रहे हाँ तीनों बहुत कम है। कह रहे बहुत कम में भी बहुत कम कौन है? हाँ भाई, क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको? बहुत कम में भी बहुत कम कौन है? ठीक है, आइए चलिए फिर। तो लॉजिक समझते जाइए। मैंने कहा ना कि ये थोड़ा सा कठिन हिस्सा है, इसमें जनता को थोड़ा तकलीफ होती है, और हर तकलीफ का अंत में कर दूंगा अगर आप मेरी बात सुनेंगे। अब अगला पॉइंट आता है डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। डेफिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, मैं अब जो बातें आगे लिख रहा हूं वो सब मतलब स्पेरिंगली सॉल्युबल की बात कर रहा हूं, ये अंडरस्टूड है? अब मैं यहां लिख नहीं रहा स्पेरिंगली सॉल्युबल की बात हो रही, तो समझिए कि आप मेरे ख्याल से स्पेरिंगली की बात हो रही है, उसी की बात से क्लियर है। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट का मतलब समझ गया? स्पेरिंगली सॉल्युबल which is required which is required to make 1 liter of its saturated solution at constant temperature। बहुत ध्यान से बात सुनिएगा। देखिए, अगर आपको कहे कि इसको एक लाइन में लिख के दिखाओ इसी पूरी बात को, तो ऐसे लिख सकते हैं आप। आपसे पूछे भाई साहब सॉल्युबिलिटी समझानी है, कहें भैया किसकी समझानी है? कहें स्पिरिंगली सॉल्युबल की। अच्छा, आओ एक लाइन में लिखेंगे, इट इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ स्पिरिंगली सॉल्युबल एट saturation
एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक लाइन में अगर लिखे तो ये बात, वही ऊपर वाली जो बात लिखी वही नीचे लिखी। देखिए ये क्या बोला है, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 लीटर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसी बात को 1 लीटर के अंदर अगर आप मोल देख रहे हैं तो मोलैरिटी तो देख रहे हैं, तो इसी बात को मैंने ऐसे बोल दिया। तो अगर आप एक लाइन में बात करें तो देखिए सॉलिबिलिटी तक पहुंचने के लिए आपको 3 बातों से गुजरना होगा। पहला मोलैरिटी क्या है, दूसरा स्पेरिंगली सॉल्युबल क्या है, बल्कि 3 नहीं 4 बातें, सैचुरेशन पॉइंट क्या है और कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों लिया है, क्या है नहीं क्या तो पता है आपको, कांस्टेंट टेम्परेचर क्या है ये थोड़ी पूछोगे। तो बताइए सॉल्युबिलिटी तक पहुंचने के लिए क्या आपको 4 बातों से गुजरना होगा, बोलो कौन कौन सी, बोलो कौन। तो क्या बोलोगे, कहोगे भाई साहब मोलैरिटी समझाओ पहले, स्पेरिंगली सॉल्युबल क्या होता है, सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है। क्लियर। बताइए मोलैरिटी आपको पता है, मोलैरिटी क्या है बताओ, मोलैरिटी क्या है। 1 लीटर के अंदर जितने लोग, हाँ भाई 1 लीटर के अंदर जितने लोग डिजोल्व हो रहे हैं, जितने मोल डिजोल्व हो रहे हैं वो मोलैरिटी होगी। तो ये तो आपको पता ही है, डिजोल्व, डिजोल्व्ड मोल, सिर्फ मोल नहीं डिजोल्व्ड मोल। ठीक है ओके। फिर बताइए स्पेरिंगली सॉल्युबल क्या, मैंने आपको बता दिया पीछे, स्पेरिंगली सॉल्युबल क्या भैया, जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। अब कम में भी कितनी कम, हाँ भाई कम में भी कितनी कम, तो कहा जाएगा जिनकी सॉल्युबिलिटी 0.01 मोलर से भी कम न चली जाए, इससे भी नीचे चली जाए, वो काउंट होंगे। क्लियर। क्योंकि कम में भी अपना अपना सबका कम अलग अलग होता है भाई, किसी को 2 थप्पड़ कम लगते हैं, किसी को 10 भी कम लगते हैं, सबका अपना अपना। कहने कम में भी डिफाइन करो, कहेंगे इतना कम, हेलो कम में भी इतना कम। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ गया, स्पेरिंगली सॉल्युबल क्या है, ओके। मोलैरिटी समझ में आ गया, ओके। सैचुरेशन पॉइंट क्या है, और सैचुरेशन पॉइंट के बाद कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों लिया है, जरा बताना कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों लिया है। क्योंकि अगर आप टेम्परेचर चेंज करते रहेंगे तो, हाँ भाई अगर आप टेम्परेचर चेंज करते रहेंगे तो बताइए क्या होगा, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी चेंज होती रहेगी। क्योंकि अगर आप गर्म पानी में किसी को सॉल्युबल बनाए, गर्म पानी में डिजोल्व करें, ठंडे पानी में डिजोल्व करें, तो अंतर तो पड़ेगा ना भैया। तो जब भी जिंदगी में सॉल्युबिलिटी डिफाइन होगी तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिफाइन होगी, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है। डन, इसलिए कांस्टेंट टेम्परेचर लिया हुआ है। अब एक बात बचती है, सैचुरेशन पॉइंट क्या है। ये सैचुरेशन पॉइंट क्या है, ये अगर समझ जाऊं तो क्या मैं सॉल्युबिलिटी तक पहुंच जाऊंगा, यस। अब मेरे को समझना होगा सैचुरेशन पॉइंट क्या है। 16 नंबर स्लाइड पे आइए, सैचुरेशन पॉइंट को समझते हैं। देखिए सैचुरेशन पॉइंट का मतलब होता है, जैसे आप यहां पे आ जाइए, आपने एजीसीएल लिया, स्पेरिंगली सॉल्युबल था, सॉल्युबिलिटी बहुत कम थी, इसकी लिमिट बहुत कम थी। 1 लीटर पानी में आपने इसको डिजोल्व करना शुरू किया, आपने थोड़ा सा डिजोल्व किया, इसने कहा ओके ले आओ और ले आओ। आपने थोड़ा सा और डिजोल्व किया, इसने कहा ओके और ले आओ। आपने इसके आगे जैसे ही डिजोल्व करना शुरू किया, उसने कहा नहीं हम नहीं डिजोल्व करेंगे ये। तो बताइए क्या जहां पे उसने मना कर दिया, उसने कहा यहां तक ओके यहां तक ओके, इसके बाद उसने मना कर दिया था, इसका मतलब इसके बाद उसने मना कर दिया था। देखिए 2 टिक लगे, फिर उसने बोल दिया था कि भाई साहब अब और नहीं करेंगे, अब इसके आगे डिजोल्व नहीं करेंगे। अब लाओगे तो क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है, अब लाओगे तो क्रॉस लगा, अब इसके आगे डिजोल्व नहीं करेंगे। कहेंगे क्यों नहीं करोगे भैया, कहेंगे दिक्कत पानी की नहीं है, पानी तो NaCl को खूब डिजोल्व करता है, लेकिन तुम्हें नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम स्पेरिंगली सॉल्युबल हो। तो दिक्कत पानी की नहीं है, दिक्कत सॉल्ट की है। सॉल्ट स्पेरिंगली सॉल्युबल, उसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, इतना कम सॉल्युबल है इसलिए बहुत कम डिजोल्व कर पाएंगे, उसके आगे नहीं कर पाएंगे। तो जब पानी ने 1 लीटर पानी ने मना कर दिया कि अब मैं इसके आगे डिजोल्व ही नहीं करूंगा, आप जितना भी सॉल्ट ले आओ, आप 10 बार मिला दो इसको, और मिला दो और मिला दो, डिजोल्व ही नहीं करेगा ये। क्यों डिजोल्व नहीं करेगा, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी लिमिटेड थी, हो गया डिजोल्व जितना होना था। तो बताइए जब इसने मना कर दिया, एक पॉइंट पे आके देखो यहां टिक लगा था, फिर इसने मना कर दिया था, जब पानी मना कर दे अब इसके आगे डिजोल्व नहीं करूंगा, समझ लीजिए सिस्टम में क्या आ चुका है, समझ लीजिए सिस्टम में क्या आ चुका है, सैचुरेशन आ चुका है। हेलो, सिस्टम में क्या आ चुका है, सैचुरेशन आ चुका है। तो आपको क्या करना चाहिए, सैचुरेशन पॉइंट पे रुक जाना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, सैचुरेशन पॉइंट पे रुक जाना चाहिए, और रुक जाने के बाद उसी पॉइंट पे मोलैरिटी निकाल लेनी चाहिए। तो अगर आप इन शॉर्ट बात करें तो क्या मोलैरिटी आपको रुक करके निकालनी चाहिए थी, किस पॉइंट पे, सैचुरेशन पॉइंट पे। और सैचुरेशन पे जो भी मोलैरिटी आएगी क्या वही सॉल्युबिलिटी है, सैचुरेशन पे जो भी मोलैरिटी आएगी वही सॉल्युबिलिटी है। अभी क्या बात समझ पा रहे हैं। तो आपको मोलैरिटी निकाल लेनी चाहिए सैचुरेशन पॉइंट पे, और सैचुरेशन पे जो भी मोलैरिटी आएगी, जितने मोल 1 लीटर में उस समय तक डिजोल्व होंगे वही सॉल्युबिलिटी। ठीक है, क्लियर। इतनी बात सबको समझ में आ गई, एक बार जोरदार तरीके से अंगूठा दिखाइए अगर ये पूरी स्लाइड समझ में आ गया आपको कायदे से, फिर आप तभी आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि आप नहीं तो आप बस आगे बढ़ेंगे, आप रहे वहीं, आप दिमाग वहीं छूटा होगा पीछे। अब आ जाओ अगले पॉइंट पे, अब लगाते एक सवाल, 12 नंबर पढ़ो। तो आपको क्या करना होता है कि सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच के रुक जाना होता है। भाई आप अगर इसके बाद अगर आप और भी मोल मिलाओ इसमें, और 50 मोल डाल दो इसके अंदर, ये डिजोल्व भी नहीं करेगा, डिजोल्व भी नहीं करेगा। तो आपको जब इसने मना कर दिया कि अब इसके आगे डिजोल्व नहीं करेंगे, रुक जाना चाहिए पे, यही सैचुरेशन आ गया। काउंट कर लो 1 लीटर में कितने मोल डिजोल्व हुए, जितने डिजोल्व हुए वही मोलैरिटी है, वही सॉल्युबिलिटी है।
ठीक है ना भाई, सैचुरेशन पे रुक जाओ, सैचुरेशन पॉइंट कहीं ना कहीं आएगा, जहां पे आ जाए, जहां कह दे इसके बाद डिजोल्व भी नहीं करेंगे, रुक जाओ वहीं पे, और वहां मोलैरिटी काउंट कर लो, जितनी मोलैरिटी आएगी सैचुरेशन पॉइंट पे वही सॉल्युबिलिटी है। तो बताइए, सॉल्युबिलिटी देखने के लिए मोलैरिटी देखनी चाहिए, लेकिन मोलैरिटी किसी भी पॉइंट पे नहीं है, किसी भी पॉइंट पे नहीं है, सैचुरेशन पे देखनी चाहिए। सवाल देखिए, बात समझ में आ गई, इसको पढ़िए। 2.87 ग्राम AgCl is dissolved in water to make 100 liter of saturated solution, then find out the solubility of AgCl। पढ़ो, पोल करें या बता दूं? पोल करें? करो। अब बात सुनो इसमें, देखिए आपने कंटेनर लिया, उसके अंदर आपने मान लो मिलाना शुरू किया भाई, एक कंटेनर लिया, कंटेनर के अंदर मोहित कोयना श्रेयस, नाम बिल्कुल फिक्स हो गए। देखो एक कंटेनर लिया, उसमें पानी लिया आपने, और पानी लेने के बाद इसमें मिलाना शुरू कर दिया आपने, क्या? AgCl। बताओ जिसमें AgCl मैंने डाला सॉलिड फॉर्म में, पहली बात तो किस फॉर्म में डालना है AgCl? सॉलिड फॉर्म में, तभी तो पता चलेगा ना कितना सॉल्युबल है कितना नहीं सॉल्युबल है। सॉलिड फॉर्म में AgCl मिलाया मैंने, थोड़ा मिलाया, थोड़ा और मिलाया, थोड़ा और मिलाया, तो जो यहां पे पानी करीब करीब आपने लिया स्टार्टिंग में 100 लीटर लिया, इस पर देखिए 100 लीटर सॉल्यूशन आपने करीब करीब 100 लीटर बनाया, उसमें ना के बराबर का AgCl मिलाया, तो मतलब करीब करीब मान के चले पानी जितना था, हालांकि थोड़ा बहुत वॉल्यूम तो AgCl का भी होगा, लेकिन 100 लीटर करीब करीब आपने मान लो पानी लिया करीब करीब, उसमें 2.87 ग्राम AgCl आप मैक्सिमम डिसॉल्व कर पाए। देखो क्योंकि क्या मिल गया उसके बाद? सैचुरेशन। क्या मिल गया? सैचुरेशन। यानी कि 100 लीटर सॉल्यूशन जब आप तैयार करते हैं सैचुरेशन, तो कितना मिलाने पे ही सैचुरेशन आ गया? 2.87 ग्राम मिलाने पे ही सैचुरेशन आ गया। तो बताइए, आपने इसका पहले 1 ग्राम डाला होगा, मान लो पहले मैंने इसका 1 ग्राम डाला, फिर 2 ग्राम डाले, 3 ग्राम डाले, जब आप 1 ग्राम डालेंगे तो ये बताइए क्या कह रहा होगा? मान लीजिए 100 लीटर पानी है, करीब करीब मान लो 100 लीटर पानी है, बताओ 1 ग्राम जब मिलाओगे इसके अंदर, केवल 1 ग्राम AgCl, इसने क्या बोला होगा? इसने क्या बोला होगा? और लाओ। क्या बोला होगा? और लाओ। अभी और डिसॉल्व करेंगे, क्यों? अभी अनसैचुरेटेड है, अभी आने दो। आपने कहा 2 ग्राम दे दो, तो कह रहे आने दो, आने दो, आने दो। 2.3 ग्राम आने दो, 2.4 ग्राम आने दो, 2.6 ग्राम आने दो, 2.8 ग्राम आने दो, 2.86 ग्राम आने दो, 2.869 ग्राम आने दो, 2.87 ग्राम। बस बहुत हुआ, बस बहुत हुआ। अब इसके आगे मिलाया तो डिसॉल्व नहीं करूंगा, इसके आगे मिलाया तो डिसॉल्व नहीं करूंगा। बताइए, अगर आपने 3 ग्राम डाल दिया, 50 ग्राम डाल दिया, 100 ग्राम डाल दिया, इसी के अंदर और एक्स्ट्रा कहा मैं तो और मिलाऊंगा, तो क्या होगा? उसका भविष्य क्या है? फिर जो आप और एक्स्ट्रा डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, उसका भविष्य क्या है? उसने तो मना कर दिया ना कि इसके आगे डिसॉल्व ही नहीं करेंगे। मेरी दिक्कत थोड़ी, आपकी दिक्कत है, आप होता ही नहीं डिसॉल्व इसके आगे। तो बताइए, वो इसके अंदर आ तो जाएगा ना, इसके पानी के अंदर फेंक दोगे अगर 50 ग्राम और डाल दिया उसके ऊपर, तो बताइए पानी के अंदर तो आ गया ना वो। ऐसा थोड़ी पानी थप्पड़ मार के भगा देगा, भाई साहब चले जाओ यहां से, तुम आए क्यों? पानी के अंदर तो आ जाएगा। अब पानी के अंदर जाने के बाद आपके पास 3 चॉइस होती है। पहली, पानी में डिसॉल्व होकर पानी पानी हो जाइए, दूसरी, पानी में ऊपर पर तैरिए, और तीसरा, कुछ नहीं कर सकते तो पानी आपको नीचे बैठा देगा, पानी नीचे बैठा देगा आपको। बताइए, पानी के अंदर अगर आप AgCl को और मिलाएंगे और मिलाएंगे और मिलाएंगे एक्स्ट्रा, तो वो भाई साहब मना तो पहले कर चुका है, डिसॉल्व तो नहीं करेगा, तो डिसॉल्व होने वाला कहानी तो खत्म हो गई। अब वो 2 ही कहानी बचती है, या तो तैरो या तो नीचे बैठो। अब तैर आप सकते नहीं क्योंकि आपकी डेंसिटी ज्यादा है। हेलो, तैर आप सकते नहीं क्योंकि आपकी डेंसिटी ज्यादा है। हल्के फुल्के आदमी होते तो तैर लेते। समझ पा रहे हैं? तो बताइए कि नीचे आके बैठ जाएगा। तो जितना भी आप एक्स्ट्रा मिलाएंगे, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, उसका कोई भविष्य नहीं, वो नीचे आके यहां पे जमा हो जाएगा, या नीचे जमा हो जाएगा। तो बताइए, क्या जो नीचे जमा हो जाएगा, क्या आप उसको उसको सॉल्युबिलिटी में काउंट करेंगे? क्या उन मोल्स को सॉल्युबिलिटी में काउंट करेंगे? नो। क्यों? क्योंकि वो सॉल्युबल मोल नहीं है, ध्यान दीजिए, वो सॉल्युबल थोड़ी है। तो बताइए, मोलैरिटी आपको देखनी होती, तो आपने बोला ना मोलैरिटी देखो सैचुरेशन पॉइंट पे, वही सॉल्युबिलिटी है। मोलैरिटी देख लो सैचुरेशन पॉइंट पे, वही सॉल्युबिलिटी है, वही सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, तो आपको कहां रुक जाना चाहिए था? आपको यहीं रुक जाना चाहिए था, और इसी पॉइंट पे क्या देख लेना चाहिए था? कितनी मोलैरिटी आई, जितनी मोलैरिटी आई वही सॉल्युबिलिटी। आप बताओ मोलैरिटी कैसे निकालेंगे इस पॉइंट पे? मोलैरिटी कैसे निकालते हैं? कितने ग्राम डिसॉल्व हुए? 2.87 ग्राम।
अपॉन एजीसीएल का मोलर मास, सिल्वर का 108 होता है, सीएल का 35.5, जोड़ दो 143.5, 143.5, 143.5 यहां डिवाइड कर दो। बताइए मोल आ गए, मोल आ गए, डिवाइड बाय क्या कर दें, वॉल्यूम कर दें। कितना वॉल्यूम बनाया सैचुरेटेड सॉल्यूशन का, 100 लीटर। ये डेटा किस पॉइंट का, सैचुरेशन पॉइंट का। और ये मोलैरिटी आ गई किसकी, ये ऊपर मोल नीचे वॉल्यूम। और ये जितनी भी मोलैरिटी आई वही क्या है, वही सॉल्युबिलिटी है किसकी, एजीसीएल की। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। 2 डेसिमल इसको आगे शिफ्ट करो, 287 10⁻², ये से कट जाएगा तो 2 बन जाएगा। 143.5 का डबल है 287, तो ये बन गया 2 इंटू 10⁻², ये ऊपर जाएगा तो -4। चेक कर लो, ये सॉल्युबिलिटी है, ये मोलैरिटी है, यानी कि इतना डिसॉल्व हो पाया मैक्सिमम, तो यही सॉल्युबिलिटी है किसकी, एजीसीएल की। किस पे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। कितनों बात समझ में आ गई, तोड़ डालिए फटाफट जल्दी से। काफी कम आ रही है, काफी ज्यादा आ रही है भाई, काफी कम आ रही है, काफी ज्यादा आ रही है, काफी कम आ रही है। क्या 0.01 से भी काफी छोटी दिख रही है आपको, तो ये स्पेरिंगली सॉल्वेबल है। क्लियर है मेरे ख्याल से कंसेप्ट। करें 143.5 कैसे आया यार, कुछ तो कमाल के यहाँ है, यहां साफ साफ बताया हुआ भैया, एटॉमिक वेट जोड़ा एटॉमिक वेट 108 35.5 143.5, अब आ जा रही है। ऐसे ऐसे भाई साहब खलीफा बैठे हैं। मतलब तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा 143.5, तो तुम ये सब कैसे समझ गए, फिर तो या तो गुरु तुम एक्टिंग कर रहे हो, ये सब कैसे समझ गए तुम, फिर ये कैसे समझ में आया तुम्हें फिर, मतलब ये तो शक पैदा हो रहा है, फिर ये कैसे आया बताओ मुझे प्लीज भैया। अगर ये सब आप पूछें, छठी कक्षा लड़के आजकल बता देते हैं कि 108 सिल्वर का होता है, 35.5 सीएल का होता है, छठवीं कक्षा। इतना तो मतलब आना चाहिए ना, लिख भी दिया मैंने, सोचो लिख भी दिया, उसके बाद ही पूछने कैसे आया। आपको लगता नहीं मतलब इस्तीफा दे देना चाहिए आपको। अगला सवाल, 13 नंबर। इस्तीफा दे देना चाहिए ना, कि मैं जरूरी थोड़ी हर चीज जो पढ़ी जाए, इस्तीफा देख निकल जाओ। देखिए ये बढ़िया, कुछ तो पढ़ के आओ ना जीवन में, मतलब यार थोड़ी बहुत बातें तो आनी चाहिए। करिए नाइट्रोजन का कैसे निकाला जाता है एटॉमिक, अब ये सब थोड़ी पढ़ाएंगे यार। पढ़ो सवाल भैया। देखिए एस्टिक एसिड का भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना सकते हैं आप, तो आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन विभिन्न चीजों का बना सकते हैं जिनकी भी सॉल्युबिलिटी कम है। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे एस्टिक एसिड आ गया, अब आप कहेंगे मैं तो सॉल्ट पढ़ने की बात कर रहा था, हाँ भाई। अब आप कहेंगे तुम तो कह रहे थे यहाँ पे सॉल्ट पढ़ाओगे, केवल सॉल्ट की बात करोगे, और तुम एसिड की बात करने लगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं हर उस इलेक्ट्रोलाइट की बात करूंगा, यहाँ पे मैं हर उस इलेक्ट्रोलाइट की बात करूंगा जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। तो एस्टिक एसिड को अगर आप मिलाएंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी अगर बहुत कम है ना, उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम है, तो भाई उसकी भी बात कर सकते हैं। तो यहां हर उस व्यक्ति की बात करेंगे जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। जरा चेक करिए, क्या इसकी सॉल्युबिलिटी आपको 10⁻⁵ मोलर दी हुई है, क्या बहुत कम सॉल्युबिलिटी है, तो ये भी स्पेरिंगली सॉल्युबल है। ठीक है, ओके चलो पोल शुरू करते हैं। तो ये कंफ्यूजन नहीं पालना है कि किसकी बात करेंगे, यहां हर उस व्यक्ति की, हर उस इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम। तो एस्टिक एसिड की बात हो सकती है। चलो भैया पोल शुरू करें, दिल पे पत्थर रख के पोल शुरू कर रहा हूं। एस्टिक एसिड का निकाल लोगे मोलर मास, एस्टिक एसिड का निकाल लो, CH3COOH फार्मूला, कोशिश कर, 12 3 15 से जोड़ो बैठ के, +12 +32 +1, हाथ से लगाओ बैठ के, जोड़ो ऐसे ऐसे करके, ऐसे जोड़ो ऐसे से। कहीं हारमोनियम बजा रहे हो क्या, कहीं ऐसे जोड़ते हैं। अबे खत्म हो जाएगी फिर, यहाँ फिर आगे कैलकुलेट 100 के आगे कैसे करोगे, कहने दूसरे की उंगली ले लूंगा, मोहित नायक कोइनन से यहाँ से, कहते फिर ऐसे पैर हाथ के फिर पैर के दूसरे पकड़ लूंगा, आओ देना जरा उंगली देना, ऐसे जोड़ते हैं बैठ के। बचपन में देखिए ऐसी आदतें डल जाती हैं लोगों के, बचपन से व्यक्ति को पैदल बना दिया जाता है। चलो देखें,
अब आपसे कहता है सवाल सॉल्व करो भैया, देखो क्या करोगे, एसिटिक एसिड की मोलैरिटी निकालेंगे, ध्यान सुनना, एसिटिक एसिड की मोलैरिटी निकालेंगे सैचुरेशन पॉइंट पे, वही सॉल्युबिलिटी होगी किसकी, एसिटिक एसिड की। ठीक, सॉल्युबिलिटी दी हुई है, बराबर कर सकते हैं, जितनी सॉल्युबिलिटी दी है इतने मोलर, यही मोलैरिटी होगी सैचुरेशन पॉइंट पे, इसके आगे वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो बताइए इसका क्या मतलब निकाला जाए कि 1 लीटर में मैक्सिमम कितना डिसॉल्व होता है, 1 लीटर में मैक्सिमम एसिटिक एसिड कितना डिसॉल्व हो पा रहा है, 10⁻⁵ मोल, उससे तो हो नहीं रहा किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो वो दे रहा आपको डेटा। तो बताइए अगर इतना हो रहा है तो इसको बराबर कर दो, मोल अपॉन वॉल्यूम, भाई ये मोलैरिटी है ना, तो कितने मोल डिसॉल्व हुए देख लो, 6 ग्राम डिसॉल्व हुए, लिखा हुआ है। तो 6 ग्राम अपॉन मोलर मास 60, ये हो गए मोल, इतने मोल डिसॉल्व हुए। कितने वॉल्यूम में हुए नहीं पता, तो निकाल लो वॉल्यूम यहां से, तो ये सॉल्व कर लो, ये 6/60 1/10 10⁻⁻1, इससे काट दो 10⁻⁻1, तो यहां बन जाएगा 10⁻⁻4, वी उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, तो वी आ गया 10⁻+4, तो आंसर आ गया 10⁻+4 लीटर। आप चेक करिए, क्या 10⁻+4 लीटर मतलब 10,000 लीटर, 10,000 लीटर सॉल्यूशन आप सैचुरेटेड बना रहे हैं, उसमें कितना, सिर्फ कितना डिसॉल्व हुआ, 6 ग्राम। सोचो 10,000 लीटर में 6 ग्राम डिसॉल्व हुआ, क्या सॉल्युबिलिटी बहुत गिरी हुई है। बताइए यहां पे आप क्या बोल रहे थे, यहां बोल रहे थे भाई साहब 100 लीटर के अंदर बताओ कितना डिसॉल्व हो रहा है, सिर्फ 2.87, इसके आगे हो ही नहीं रहा। 100 लीटर के अंदर, 100 लीटर बहुत सारा होता है, और 2.87 ग्राम, 2-3 ग्राम बस, इतना ही डिसॉल्व हुआ, तो बहुत स्पेनिंगली सॉल्युबल लोग हैं। बात समझ में आ रही भैया, कितनों सॉल्युबिलिटी समझ में आने लगी, स्पेरिंगली सॉल्युबल लोगों की सॉल्युबिलिटी समझ में आने लगी, ये वाला पॉइंट समझ में आने लगा। तो हारमोनियम मत बजाइए, ठीक है। एक बार सब लोग उठा दिखा दो भाई जिसको इतनी बातें समझ में आ गई कि इस चैप्टर में आप क्या मेनली पढ़ने बैठे हैं। सॉल्युबिलिटी डिस्कशन चल रहा है, ये हो जाएगा तभी से आप इसको समझ पाएंगे। तो ये सब समझ में आने लगा, स्पेरिंगली सॉल्युबल और फेयरली सॉल्युबल में क्या, फेयरली का मतलब भैया गोरापन नहीं होता है, कहने फेयरली मतलब क्या, गोरा बना दूंगा इसको, NaCl को, पाउडर लगा लिया इसने, तो पाउडर क्रीम नहीं लगाना है। फेयरली मतलब ज्यादा सॉल्युबिलिटी, फेयर ज्यादा सॉल्युबिलिटी, स्पेरिंगली का मतलब कम सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो फेयर एंड लवली मत लगा लेना, लेके आऊं क्या मैं, फेयरली बन जाऊं क्या, तो इतनी कम सॉल्युबिलिटी होती है इनकी, इससे भी कम, 0.01 से भी नीचे। तो देखो इनमें भी कंपैरिजन, फिर ये सब समझा दिया आपको, फिर ये आपको 2 सवाल लगवा दिए। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, कितना भी पैदल आदमी होगा तो अब तक तो समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद अगला मुद्दा देखो, KSP पे आ गए, देखो है ना, तो अगला मुद्दा को KSP समझना होगा, KSP क्या होता है, KSP क्या होता है, इस पे चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग। तो देखिए अब हम लोग पहुंच गए, 15 नंबर ये था, इसको यहां से हटा देते हैं, 16 नंबर को, 16 नंबर स्लाइड अपनी ये हो गई, ये लौट आओ, चलो ये, चलो यही लौटो, ये कर लेते हैं, चलो 16 नंबर ये हो गई, जिससे आप जब नोट्स बनाए तो आपको पता चले क्या लिखना है। आप ये 16 नंबर हो गए, ये हो गए 17 नंबर एक सवाल, सॉल्युबिलिटी 2 सवाल हो गए। अब आप आ जाइए 18 नंबर पे। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि भैया अगला टर्म जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। सुनो मेरी बात अब ध्यान से, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को लिखते हैं KSP। कोई पूछे कि क्या होता है, कैसे, क्या चीज है, समझाओ, तो आप कहेंगे देखो होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने कोई स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट लिया, चलो पहले इसी पे चर्चा करते हैं। कोई आपने स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट लिया, ठीक है, देखिए बार बार मैं लिख रहा हूं इस बार सॉल्ट। तो अगर सॉल्ट आपने स्पेरिंगली सॉल्युबल लिया मतलब जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, तो मान लीजिए आपने AB नाम का कोई ले लिया, है ना, AB सॉलिड, क्या ले लिया, AB सॉलिड, इसको पानी में फेंक दिया, कहा जाओ डिसॉल्व हो जाओ। तो बताइए जब ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है तो क्या ये AB एक्वस बनाएगा, हाँ भाई सॉल्युबल तो है ना, अगर सॉल्युबल नहीं होगा तो एक्वस बनाएगा नहीं, अगर सॉल्युबल है तो AB एक्वस बनाएगा। तो बताइए AB एक्वस जो बनाएगा बहुत ज्यादा बनाएगा, बहुत कम बनाएगा, अब इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत अगर कम है, इसकी सॉल्युबिलिटी अगर वेरी लेस है, तो मेरे को एक बात बताओ, जिसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है वो AB सॉलिड से AB एक्वस बनाएगा या नहीं बनाएगा, बहुत कम बनाएगा। तो कैसे, रिवर्सिबल कन्वर्जन होगा या इरिवर्सिबल कन्वर्जन होगा,
रिवर्सिबल कन्वर्ट। समझ में आ रही बात? अच्छा, इसके बाद ध्यान दीजिए, अगर वो सॉल्ट है तो आप मान के चलते हैं कि जनरली सभी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। हेलो, आप मान के चलते हैं जनरली, क्या बोल रहा हूं मैं, जनरली ऑल सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जरा ध्यान देना भी बात पे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मेरी बात ध्यान सुनना भी। वो कह रहा था भाई साहब पहले तो आपको यहां से यहां आना पड़ेगा, ए बी सॉलिड से ए बी एक्वस बनाओ पहले तो। अच्छा, यहां पे भी क्या इसके इलेक्ट्रोलाइट होने का कोई नेचर समझ में आया क्या? अभी तक कोई इलेक्ट्रोलाइट का डिस्कशन हुआ है? नो। अभी तक सिर्फ किसका डिस्कशन हुआ बताओ, यहां से यहां तक किसका डिस्कशन हुआ? ये सॉल्युबल, ये कैसे तय होगा कि यहां पे क्या लगेगा? ये इससे तय होगा कि ये कितना सॉल्युबल है, ये कितना सॉलिड से एक्वस में कितना कन्वर्ट होता है। अब एक्वस के बाद जब आप एक्वस में आ जाते हैं, याद करिए जब आप पार्ट 2 पढ़ते थे या पार्ट 1 पढ़ते थे, पार्ट 2 या पार्ट 1, तो ध्यान दीजिए आपको क्या दिया जाता था वहां सॉलिड। वहां बताइए पहला पार्ट आप पढ़ते थे तो HCl आपको एक्वस देता था या सॉलिड देता था? हाँ भाई, NaOH आपको सॉलिड देता था, NaOH आपको सॉलिड देता था या एक्वस देता था? सॉलिड देता था, एक्वस, वहां एक्वस देता था। एक्वस जब आता था उसके बाद आप पार्ट 1 में किनको रखते थे और पार्ट 2 में किनको रखते थे? अबे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आपने जब पढ़ा तो बताइए वहां पे एक्वस से स्टार्ट हुआ NaCl या सोडियम एसिटेट या फिर सॉलिड से शुरू हुआ? सब एक्वस शुरू हुआ, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, बताइए सब एक्वस थे। मतलब सब डिसॉल्व थे, जितने डिसॉल्व करने थे करके फिर आपको सवाल दिया। मतलब मैंने डिसॉल्व करने के बाद आपको पकड़ा दिया, लो भैया सवाल लगाओ, पीएच बता दो। तो बताइए इलेक्ट्रोलाइट कुछ स्ट्रॉन्ग थे और कुछ वीक थे। जो स्ट्रॉन्ग थे उनको आपने पार्ट 1 में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में डाल दिया, तो वहां एरो कैसी लगाई आपने? इररिवर्सिबल। अल्फा 1 था। तो बताइए अल्फा का कंसेप्ट कब आएगा? जब पहले आप एक्वस तो आओ, पहले आप एक्वस तो बनो, एक्वस बन गए अब अल्फा का कंसेप्ट आएगा। कितनों को बात समझ में आ रही? एक्वस बनने के बाद एरो ऐसी लगेगी या वैसी लगेगी, इररिवर्सिबल या रिवर्सिबल, वो कौन डिसाइड करेगा कि आप इलेक्ट्रोलाइट कैसे हो? अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो तो ऐसी लगेगी। हेलो, अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो तो ऐसी लगेगी, और अगर आप वीक इलेक्ट्रोलाइट होते तो रिवर्सिबल लगती। कितने को बात समझ में आ रही है? तो बताइए सॉल्ट, अगर आप बात करें सॉल्ट की बात करें, सॉल्ट कैसा होगा बताओ? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो बताइए यहां पे इसको पूरा तोड़ डालूंगा, किस में तोड़ डालूंगा बताओ? A+ B-। कंसेप्ट समझ पा रहे हैं? चलो मेरे को एक बात बताना, जब मैं आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ाता था, तो क्या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस जब आपको पढ़ा, पार्ट 3 जब आपने पढ़ा, तो क्या पार्ट 3 यहां से शुरू हुआ था? हेलो, क्या पार्ट 3 यहां से शुरू हुआ था? यहां से? पार्ट 4 यहां से शुरू होता है। मौज जा रही तो तोड़िए, मैं खोल रहा हूं कंसेप्ट धीरे धीरे। देखिए पार्ट 3 साहब यहां से शुरू होता था, एक्वस लाके मैं आपको बोलता था 0.1। देखिए अभी आप सवाल लगा रहे थे बैठ के, आप थोड़ी देर पहले आपसे सवाल जब देता था मैं, लो पार्ट 3 का सवाल आपको दिखा देता हूं। बताना ये सवाल किसी ने लिखा 10⁻³ मोलर AgCN। मोलर वर्ड लिखने का मतलब बताओ, बोलो भैया, मोलर वर्ड लिखने का मतलब बताओ। 1 लीटर सॉल्यूशन में इसके कितने मोल, क्या इसके इतने मोल क्या डिसॉल्व हो चुके हैं या फिर डिसॉल्व होने में शक है आपको? डिसॉल्व हो चुके हैं, यानी क्या एक्वस से शुरू हुआ है? इस AgCN को आप एक्वस मानेंगे या क्या मानेंगे? एक्वस मानेंगे। समझ पा रहे हैं? बताना यहां पे सवाल आता था, ये लो AgCl, ये इतने मोल डिसॉल्व हो चुके हैं, तो इसको एक्वस मानेंगे या सॉलिड मानेंगे? एक्वस है। बताइए जब आप सवाल लगाते थे यहां पे बताना ये HCl डिसॉल्व हो चुका है, ये HCN डिसॉल्व हो चुका है। समझ पा रहे हैं? ये सब एक्वस है, सब एक्वस है। अब आप सवाल कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? अब कहानी थोड़ी पीछे जा रही है। बताना ये कह रहा है कि इसके अंदर ये डिसॉल्व हो गए, तो डिसॉल्व हो गए तो ये एक्वस फॉर्म में ना भैया, एक्वस फॉर्म में कंसंट्रेशन लिख रहे हैं आप। ये सब सवाल बताना, ये सॉल्यूशन लेके बैठा किस फॉर्म में? एक्वस। ये लेके बैठा हुआ किस फॉर्म में? एक्वस। मौज आ रही तो तोड़ते जाइए, रुकना नहीं चाहिए, कंसेप्ट खोल लो मैं आपके सामने। ये सब चारों सवाल के जो चारों पार्ट हैं किस पार्ट में बताओ, किस किस फॉर्म में? सबके सब एक्वस। बताइए इधर आप आ जाइए, तो यहां पे बताना ये जो सवाल आप लगा रहे थे ये सब चारों किस फॉर्म में? एक्वस। बताना उसके बाद ये सवाल आपने लगाया सब किस फॉर्म में? एक्वस। ये सब सवाल एक्वस फॉर्म, एक्वस फॉर्म, एक्वस फॉर्म। अब आप देखिए ये भी एक्वस फॉर्म, ये भी देखिए एक्वस फॉर्म। ये कॉपर सल्फेट किस फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में। तभी तो आप ये सब बातें कर रहे हैं। उसके बाद ही तो अल्फा 1 लगा के आपने तोड़ डाला, ये एक्वस, ये एक्वस, ये एक्वस। बात समझ में आ रही? अब आप इधर आ गए, अब आपने बोला सॉलिड, अब आपने बोला सॉलिड, आपने बोला सॉलिड, तो मैं कहूंगा सॉलिड से पहले एक्वस में आओ, फिर एक्वस से तय करेंगे कि तुम कैसे इलेक्ट्रोलाइट हो।
ये एरो बाद में तय होगी। अभी तक आप ये एरो तय करते थे, रिवर्सिबल या रिवर्सिबल। ये एरो बताना किस बात पे डिपेंड करेगी, जरा बताना ये लाल वाली एरो किस बात पे डिपेंड करेगी, टाइप करना जरा। ये लाल वाली एरो कैसी बनेगी, किस बात पर डिपेंड करेगी, कि तुम कैसे इलेक्ट्रोलाइट हो, तुम कैसे, अगर तुम स्ट्रांग हो तो ऐसी लगाएंगे, वीक हो तो फिर वैसी लगाएंगे। बताना ये वाली एरो किससे डिसाइड होगी, ये पीछे वाली पीली वाली किससे डिसाइड होगी, ये किससे डिसाइड होगी, तुम कैसे सॉल्युबल आदमी हो, तुम कैसे सॉल्युबल, ये सॉल्युबिलिटी बता रही है, ये अल्फा बता रही है। हेलो, ये सॉल्युबिलिटी बता रही है, ये अल्फा बता रही है। दोनों को मिला दूंगा। बताइए किसी आदमी, कोई आदमी इलेक्ट्रोलाइट का नेचर रखता था, कोई आदमी इलेक्ट्रोलाइट का नेचर रखता था, मान लीजिए आयनिक आप पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट ही तो पढ़ेंगे ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो पढ़ेंगे नहीं। हाँ भाई, यूरिया तो नहीं पढ़ने बैठे ना यहाँ पे, यहाँ यूरिया तो नहीं पढ़ाऊंगा ना, यहाँ नॉन इलेक्ट्रोलाइट थोड़ी पढ़ाऊंगा, इलेक्ट्रोलाइट पढ़ाऊंगा। इलेक्ट्रोलाइट है तो फाइनल स्टेज तो यही आएगी ना, फाइनल स्टेज तो यही आएगी। बताइए तो बताइए, अगर मैं दोनों स्टेप को जोड़ दूं, अगर इनको कंबाइंड डायरेक्ट यहां से यहां कूद के लिख दूं, तो बताइए ये रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल, तो ओवरऑल तो रिवर्सिबल ही है कुछ मामला। तो बताइए कि यहां लिख दूंगा ऐसा, ए बी सॉलिड, और बीच वाला ये स्टेप उड़ा दूं तो सीधे लिख दूंगा ए प्लस एक्वस, बी नेगेटिव एक्वस। जरा बताइए जब आप सवाल लगाएंगे तो क्या, अगर आपको सवालों में आपने कभी सवाल लगाया जिंदगी में, तो आपको क्या ये इक्वेशन लिखी मिलती है, ये इक्वेशन कहां से लिखी मिलती है, समझ पा रहे हैं? पहले ये इसमें कन्वर्ट होता है, फिर ये इसमें कन्वर्ट होता है, आपको ओवरऑल दिया जाता है, आपको ओवरऑल दिया जाता है। क्लियर मामला? फिर और जरा कंसेप्ट की बात करते हैं, और कंसेप्ट की बात करें तो बताइए, मैंने इसके सी मोल लिए, मान लो मैंने इसके सी मोल लिए, फिर बताइए सी में से ये एस मोल मान लीजिए डिसॉल्व, सी में से मान लीजिए 1 लीटर सॉल्यूशन आपने बनाया, मान लो 1 लीटर का सॉल्यूशन, 1 लीटर पानी 1 लीटर सॉल्यूशन तैयार कर रहा हूं मैं, बताना सी मोल लिए मैंने इसके, सी में से बताओ कितना डिसॉल्व होगा, एस मोल डिसॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी एस मोल पर लीटर है, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी एस मोल पर लीटर है। तो बताइए कितने मोल डिसॉल्व होगा, एस मोल। तो बताइए एस क्या सी से काफी छोटा होगा? हाँ भाई, एस सी से काफी छोटा होगा, यस। फिर बताओ इसके कितने मोल बनेंगे, यहां एस मोल बनेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये इसके एस मोल बन गए, तो अगर ये अल्फा 1 लेके बैठा हुआ है, तो क्या ये एस में से पूरा एस चला जाएगा? हाँ भाई, ये एस में से पूरा एस चला जाएगा, तो ये एस बनेगा और ये एस बनेगा। तो बताइए लोग क्या कहेंगे, लोग तो ये कहेंगे ना कि सी में से ये एस मोल टूटा और ये एस मोल बन गया, ये एस मोल बन गया। हेलो, पर लीटर के अंदर, ठीक है। और बताइए जब ये पर लीटर के अंदर इतना बन जाएगा, तो ये पर लीटर लगा दो, यहां पर लीटर लगा दो। क्या बात समझ में आ रही है? क्लियर है मामला? तो बताइए सी में से कितने मोल टूटे इसके, सिर्फ एस मोल क्या हुए, डिसॉल्व हुए। क्या बोलेंगे यहां क्या हुए, सी में से एस मोल क्या हुए, डिसॉल्व हुए। फिर जितने डिसॉल्व हुए वो पूरे टूट क्यों गए? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, अगर वीक होता तो पूरे नहीं टूटते और कम टूटते, फिर रिजल्टेंट देखना पड़ता। और समझ में आ रही बात? तो ये फाइनल आपको क्या फॉर्म मिलने वाला वो ऐसे तय हो गया। क्लियर? चलें, अब आपको चाहिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। आइए 18 नंबर 19 नंबर, मैं आपसे एक एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं सीधे। एजीसीएल लीजिए, क्वेश्चन लीजिए। इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl is S mole per liter, then find out KSP of AgCl। और यहां पे देखिए बार बार जब सॉल्युबिलिटी लिखेगा ना, तो यहां लिखेगा सॉलिड, यहां लिखेगा सॉलिड। केएसपी आपको बताना है इसका। समझ में आ रही बात? कहानी मतलब सॉलिड से स्टार्ट हो रही है, तो पीछे से सोच रहा है वो कि पहले सॉलिड से एक्वस में तो आओ। ठीक है, ठीक है भाई। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, जरा मेरी बात ध्यान सुनना। अगर आपसे कोई कहता है कि एजीसीएल की सॉल्युबिलिटी इतनी दी हुई है आपको एस मोल पर लीटर, तो इस लाइन का मतलब बताओ कि जो एजीसीएल है उसको अगर मैं मिलाऊंगा पानी के अंदर, तो 1 लीटर में मैक्सिमम एस मोल डिसॉल्व होंगे, मैक्सिमम एस मोल डिसॉल्व होंगे। यही मतलब है ना इसका, मैक्सिमम एस मोल डिसॉल्व होंगे। चलिए अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। तो बताइए यहां पे आप क्या लिखते हैं, यहां पे आप लिखते हैं एजीसीएल सॉलिड, और यहां पे आप लिखते हैं एजी प्लस एक्वस, सीएल नेगेटिव एक्वस। अगर आपको कंसेप्ट थोड़े से क्लियर हो तो जरा मेरे को बताना, जब मैं पार्ट 3 आपको पढ़ाता था तो दोनों तरफ क्या लिखता था। याद को जब पार्ट 3 पढ़ाता था मैं आपको,
तो दोनों तरफ क्या लिखता था, इधर भी और उधर भी। अभी जब पार्ट 3 में चल रहा था, पार्ट 2 में चल रहा था, पार्ट 1 में चल रहा था, दोनों तरफ क्या चलता था, एक्वस 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 एक्वस। अभी क्या चल रहा है, सॉलिड एक्वस सॉलिड एक्वस। क्या अंतर समझ में आ रहा है? ये पार्ट 4 है, ये पार्ट 4 है। अब मेरे को बताना, अगर मैंने इसके सी मोल डाल दिए, इसके मैंने सी मोल डाल दिए, और मान लो मेरे को अंदाजा लगा नहीं, मैंने ज्यादा मिला दिया भाई, मैंने 50 100 1000 मोल मिला दिए, मेरे को पता ही नहीं था कुछ, तो इसके 0 0 थे। फिर बताइए, ये तो कहेगा भैया मैं तो सी में से केवल एस मोल ही डिजोल्व कर पाऊंगा 1 लीटर में। मैं सारा सवाल 1 लीटर में लगा रहा हूं, मैं पूरा क्वेश्चन 1 लीटर पे लगा रहा हूं। तो बताइए सी में से क्या मैक्सिमम इसके एस मोल ही डिजोल्व हो पाएंगे? और ये अगर 1 मोल डिजोल्व होगा तो बताइए ये 1 मोल बनेगा, ये 1 मोल बनेगा। तो बताओ ये फाइनली अगर आप देखेंगे तो ये एस मोल बन जाएगा, ये एस मोल बन जाएगा। और जब ये सब हो जाएगा तो बताइए सब चल किस में रहा है, पर लीटर, तो पर लीटर लगा दिया। फिर बताइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूंगा मैं। बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, के आई इज इक्वल टू एजी प्लस कंसंट्रेशन सीएल नेगेटिव कंसंट्रेशन डिवाइड बाय एजीसीएल कंसंट्रेशन। ठीक है। अब मेरे को एक बात बताना, एजीसीएल यहां पे प्योर सॉलिड है, एजीसीएल यहां पे क्या है, प्योर सॉलिड है। और प्योर सॉलिड का एक्टिव मास कितना, कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है। तो बताइए ये दोनों मिलकर एक नया कांस्टेंट बना लेंगे। हाँ भाई, ये कहेगा मैं भी कांस्टेंट तुम भी। ध्यान दीजिए यहां पे मैंने मोल पर लीटर नहीं लिखा, यहां मैंने मोल लिखा हुआ है, समझ पा रहे हैं? क्योंकि इसका एक्टिव मास तो कांस्टेंट होगा, इसका एक्टिव मास बदलता थोड़ी है। ये पहले सी मोल पर लीटर था, अब सी माइनस एस मोल पर लीटर हो गया, ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है। इसका एक्टिव मास तो कांस्टेंट है, वो तो इसकी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा। इसका एक्टिव मास तो प्योर सॉलिड है, कांस्टेंट है। तो बताइए के में जब आप एजीसीएल मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, एजीसीएल के मोल घट रहे हैं, यस, मास घट रहा है, यस, लेकिन एक्टिव मास कांस्टेंट है। तो ये दोनों एक तरफ आ जाएंगे। याद करिए हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, और ये दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो ये दोनों मिलकर एक नया कांस्टेंट बना लेते हैं। कहते हैं हम लोग आज से एक नया कांस्टेंट बनाए, हमारा नाम है केएसपी। केएसपी इज इक्वल टू एजी प्लस कंसंट्रेशन इनटू सीएल नेगेटिव कंसंट्रेशन। और बताइए ये सब बातें आप लिखेंगे कब, इक्विलिब्रियम पे, जब यहां सैचुरेशन आ चुका होगा। और सैचुरेशन कब आता है, सैचुरेशन तभी आता है जब इक्विलिब्रियम आता है। सैचुरेशन तभी आता है जब इक्विलिब्रियम आता है। और जब इक्विलिब्रियम आता है तो आप ये बात लिख सकते हैं। बताना इक्विलिब्रियम पे आप जब ये बात लिखेंगे तो ये लाइन कहां पे लिखी जाएगी, सब इक्विलिब्रियम पे, सैचुरेशन पॉइंट पे, सब कहां पे, सैचुरेशन पॉइंट पे। तो ये डेटा जो आप लगाओगे यहां पे एजी प्लस का और सीएल नेगेटिव का, एक किस पॉइंट पे लगाओगे, सैचुरेशन। बताओ सैचुरेशन पे क्या ये जितने बनने थे बन चुके हैं, ये इनका मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन, इससे ज्यादा बन ही नहीं सकते। इनका ग्राफ कैसा हो चुका है, इनका ग्राफ दोनों का कांस्टेंट हो चुका है। इनके ग्राफ क्यों कांस्टेंट हो चुके हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ चुका है। ध्यान दीजिए दोनों की वैल्यू लगा देंगे क्या, दोनों की वैल्यू लगाएंगे। 20 नंबर स्लाइड में बताना जब वैल्यू पुट करेंगे तो केएसपी की वैल्यू क्या आ गई, केएसपी आप निकाल लें किसका, एजीसीएल का कितना आ गया, एजी प्लस लगा दो इक्विलिब्रियम, सीएल नेगेटिव लगा दो इक्विलिब्रियम। बताइए दोनों की वैल्यू आप इक्विलिब्रियम पे अगर पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है, एस मोल पर लीटर, इसकी वैल्यू कितनी है, एस मोल पर लीटर। बताओ दोनों को सॉल्व कर लें तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, एस स्क्वायर। आंसर क्या होगा, मोल पर लीटर स्क्वायर। इसको आप और क्या लिख सकते हैं बताओ, इसको लिख सकते हैं आप एस स्क्वायर मोलैरिटी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वैल्यू है, ये यूनिट है, ये केएसपी है एजीसीएल का, जो कि स्पेरिंगली सॉल्वेबल सॉल्ट है। क्या बात समझ में आ गई? कोई आपसे पूछे साहब ये बताओ केएसपी डिफाइन कब होता है, कोई पूछे केएसपी डिफाइन कब होता है तो कहेंगे सैचुरेशन पे, इक्विलिब्रियम पे। सारी बातें कब डिफाइन होंगी, सैचुरेशन पे, इक्विलिब्रियम पे। बताइए जब इक्विलिब्रियम आएगा तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम जब आएगा तो आप नेट रेट जब लिखते हैं, नेट रेट जरा बताना नेट रेट क्या होता है, आरएफ माइनस आरबी, आरएफ माइनस आरबी। जरा बताओ यहां पे भी क्या 3 केस बन सकते हैं, हो सकता है कभी आरएफ आरबी से बड़ा हो जाए, कभी हो सकता है कि आरएफ छोटा हो जाए आरबी बड़ा हो जाए, और कभी बताइए क्या दोनों बराबर हो सकते हैं। जब दोनों बराबर हो जाएंगे इस इक्वेशन के अंदर, जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो क्या बोलोगे, देन नेट रेट, नेट रेट जीरो हो जाएगा। जब नेट रेट जीरो हो जाएगा तो बताइए क्या डीसी बाई डीटी जीरो हो जाएगा। और जब डीसी बाई डीटी जीरो हो जाएगा तो क्या सी कांस्टेंट हो जाएगा। सी कांस्टेंट हो जाएगा मतलब क्या, ग्राफ कांस्टेंट हो जाना चाहिए। वही तो मैं आपसे बोल रहा हूं कि देखिए ग्राफ कांस्टेंट हो गया, इसके ग्राफ और इसके ग्राफ देखो जीरो पे था, ये बढ़ते 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 कांस्टेंट हो गया, यहाँ एन है। ये जीरो पे था, बढ़ते 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 कांस्टेंट हो गया, यहाँ एन है। क्या इक्विलिब्रियम आ चुका है। क्या सिस्टम में जिस समय इक्विलिब्रियम आता है उसी समय सैचुरेशन पॉइंट आता है, यस, क्लियर। और बताइए जब इक्विलिब्रियम आएगा तो क्या दोनों रेट बराबर हो जाएंगे, दोनों रेट बराबर होने का मतलब नेट रेट जीरो हो जाएगा। क्लियर है मामला, ये कंसेप्ट चल रहा है, ये है कंसेप्ट। कितनों को बात पूरी समझ में आ गई। केएसपी, कोई आपसे पूछे आज के बाद जिंदगी में केएसपी, केएसपी क्या होता है, कोई आपसे पूछे भाई साहब केएसपी क्या होता है, कहेंगे केएसपी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। कहेगा किसका, कह किसका, कह रहे इक्विलिब्रियम का।
कौन से इक्विलिब्रियम का? सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम का। सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम क्या होता है? डिसॉल्व्ड और अनडिसॉल्व्ड पार्ट के बीच का इक्विलिब्रियम। डिसॉल्व्ड और अनडिसॉल्व्ड पार्ट के बीच का इक्विलिब्रियम। ध्यान दीजिए जरा, क्या डिसॉल्व्ड अनडिसॉल्व्ड पार्ट के बीच में जो इक्विलिब्रियम आया उसी का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, क्या उसी को आप केएसपी बोल रहे हैं? वही सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम है। तो देखिए जो आप लिखते हैं इसको क्या बोलते हैं? कहीं भी आप पढ़ेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? कहेंगे ये सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम है, ये सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम है। और इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो केएसपी है। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो केएसपी है। समझ में आ गई बात? अब देखिए कुछ पैदल लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जी ये कौन सा पार्ट है, ये जो बच गया कौन सा पार्ट है, जरा बताना ये कौन सा पार्ट है, इसको क्या बोलोगे? ये अनडिसॉल्व्ड है। ये जो बन गए आयंस में कन्वर्ट हो गए, ये कौन सा पार्ट है? डिसॉल्व्ड पार्ट है। हेलो, तो बताइए इस तरफ क्या लिखते हैं आप? अनडिसॉल्व्ड पार्ट। इस तरफ क्या लिखते हैं आप? डिसॉल्व्ड पार्ट। समझ में आ रही बात? तो अनडिसॉल्व्ड और डिसॉल्व्ड के बीच का जो इक्विलिब्रियम आता है उसे क्या बोलते हैं आप? उसे सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसे बोलते हैं केएसपी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब जरा बताना, यहां पे कुछ पैदल जनता होती है, वो क्या करती है? वो कहती है इतना कौन पड़ेगा? पैदलों का कार्यक्रम देखिए, वो क्या करते हैं साहब, ऐसे सीधे पढ़ा देते हैं। कहते लो इधर लिखा है जी प्लस सीएल नेगेटिव, उनको कोई मतलब नहीं है एक्वस क्या है, सॉलिड क्या है, कहने लिखो बस, आए और गए। क्यों जी? ये मालूम है क्यों? अरे मालूम है, बस जिंदा है चल रहे हैं बस, कहते थोड़ा बहुत कर लेते हैं। क्या करते हैं? कहते हैं भाई साहब ये कितना इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी? कह रहे हैं मोल पर लीटर। कह रहे सवाल लगा आएगा तो कैसे लगाओगे? कहेंगे इसका 1 मोल डिसॉल्व होगा तो इसका 1 मोल बनेगा, इसका एस डिसॉल्व होगा तो इसका एस बना दो, इसका एस बना दो, खत्म हो गया। लोग कह रहे फिर इसका बगल वाले का, कह रहे उसको लिखो ही मत, सीधे लिख दो केएसपी इज इक्वल टू क्या? देखो भाई, केएसपी इज इक्वल टू क्या? एजी प्लस पावर 1 यानी कि एस पावर 1, सीएल नेगेटिव पावर 1 तो यानी कि एस पावर 1। कह रहे इसके बारे में क्या ख्याल है? कह रहे इसको 1, कह रहे इसका एक्टिव मास 1, खत्म, सीधे लो आंसर। कोई दिमाग पे जोर नहीं, इधर कुछ लिखते ही नहीं है साहब। ये पहले 0 0 थे, ये पहले क्या था, कुछ नहीं लिखते इधर। ध्यान दीजिए, इधर लिखने इधर नहीं लिखते कुछ भी। तो उनसे पूछो भाई साहब ये सब बने कहां से? ये जो एसमोल बने हैं ये सब इधर कुछ हो ही नहीं रहा, तो इधर कहां जादू हो रहा है क्या? कहां से आ गए सब लोग? कंसेप्ट जिसको क्लियर होगा वो पूरा लिखेगा, कहेगा भाई साहब पहले मैंने सी मोल मिलाया, उसमें से एस मोल डिसॉल्व हुआ, एक्टिव मास इसका कांस्टेंट है इसलिए वो इधर आ गया। समझ में? कंसेप्चुअल व्यक्ति ये सब समझाएगा आपको। और जो पैदल जनता वो क्या कहती है? कहती प्योर सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है ना गाइस। और बस क्या यहां पे 1 लिख देगा, खत्म हो गया। कह रहे यहां 1 मान लिया करो, कह इसकी जगह क्या कह रहे 1 जादू, और इसकी जगह एस इंटू एस अपॉन 1, खत्म, दैट्स इट। हाउ फास्ट, विदाउट एनी कंसेप्ट कोई कंसेप्ट नहीं भाई साहब, जिंदगी कट रही है, बस कह रहे ये लिखना आ गया। कहीं इतना कौन दिमाग लगा, ये सब कौन पड़ेगा? अब देखिए दो प्रकार के लोग हैं, दोनों प्रकार की बातें मैं आपको बता देता हूं। अगर आप पैदल हैं तो आप ये वाला समझ लीजिए भैया, ये डायरेक्ट इधर लिखा ही मत करो। अच्छा इधर ना लिखने से कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता है? बताओ इधर फर्क क्यों नहीं पड़ा? कुछ लोग ये लिखते ही नहीं इधर कुछ, क्यों फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि इसका एक्टिव मास कांस्टेंट होता है। तो अगर आप लिखोगे भी कुछ सी माइनस एस मोल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल आंसर आपको यही मिलने वाला है। इसलिए काम चल रहा है, काम चल रहा है। अब देखिए कल को यहाँ एजीसीएल की जगह पे मान लो AlCl3 आ जाए, कल को कोई और आ जाए, तो बार बार आपको बार बार ऐसे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इतनी मेहनत करने से अच्छा मैं इसको एक आसान तरीके से आपको बता देता हूँ, लास्ट बस खत्म करता हूं। मान लीजिए एक लास्ट सवाल सुन लीजिए और निकल लीजिए, उसके बाद पीछे के रास्ते से 22 के बाद लास्ट बार बता रहा हूं। मान लो आपके तेज दिमाग पे अगर जोर पड़ रहा है, कई लोग कह रहे होंगे मैं पैदल हूं, मेरे लिए क्या है ये सब, तो ठीक है, तुम बाकी लोग तो आए हैं उनका तो हो गया, हमारा तो हुआ ही नहीं। तो लो भैया तुम्हारा भी हो जाए। एक सवाल बस सुन लो, सॉल्युबिलिटी of AXBY is S mole per liter. Then find out KSP of, ये सवाल आ गया मान लो, ठीक है। अब आप इसको दिमाग में कैसे सेट करेंगे? देखो यहां लिखा AXBY, इधर लिखा A प्लस वाई B माइनस एक्स, दो पार्ट में तोड़ दिया, हाउ मेनी कर लो। यहां कितने A कितने X तो यहां X लगा लो, यहां B कितने Y तो यहां Y लगा लो, ऐसे तोड़ दो। यहां लिख लो सॉलिड, हमेशा देखिए इधर सॉलिड लिखेंगे इधर एक्वस लिखेंगे, अनडिसॉल्व्ड डिसॉल्व्ड पार्ट के बीच का इक्विलिब्रियम। फिर क्या कहेंगे? इधर कुछ लिखेंगे नहीं, खाली छोड़ देते भैया, कोई दिमाग नहीं। कहेंगे 1 मोल डिसॉल्व हुआ तो इसके X मोल बने, ठीक है।
इसके अगर 2 मोल डिजोल्व होंगे तो इसके x इंटू 2 बनेंगे, इसके s मोल डिजोल्व होंगे s मोल तो इसके s इंटू x बनेंगे। पहले 0 0 थे, अब s इंटू x बनेंगे। बताओ इसका 1 मोल डिजोल्व होगा तो इसके y बनेंगे, तो अगर इसके 2 मोल डिजोल्व होंगे तो इसके 2y बनेंगे, इसके s मोल डिजोल्व होने तो इसके s इंटू y बना दो, खत्म हो गया। ये इनकी मोलैरिटी होगी, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। कहने वो बगल में उसको क्या लिखो, कहने उसको कुछ नहीं लिखेंगे, उसका एक्टिव मास 1 है, सीधे KSP लिख दो। KSP कैसे लिखोगे, किसका KSP लिख रहे हो, AXBY का, ठीक है। A प्लस वाई कंसेंट्रेशन, कैटायन का कंसेंट्रेशन, पावर कितनी लगेगी, जो उसका कोफिशिएंट है x। B माइनस एक्स कंसेंट्रेशन, पावर कितनी लगेगी, जो उसका कोफिशिएंट है y। खत्म हो गया, वैल्यू पुट कर दो दोनों की। बताओ ये वैल्यू किसकी है, इस साइन की है, तो यहां पुट कर दो s x पावर x। इसकी क्लिमा में बताओ क्या वैल्यू है b की, तो b की ये वैल्यू, ये पुट कर दो भैया, s इंटू वाई पावर y। थोड़ा सॉल्व कर लो इसको, तो ये बन जाएगा s टू द पावर x, x टू द पावर x, s टू द पावर y, y टू द पावर y, फिर s पावर जुड़ जाएगी। फाइनल आपको आंसर मिल रहा है 25 नंबर स्लाइड पे, देख लो KSP का आंसर मिल रहा है आपको। देखो x पावर x, y पावर y लिख दो, और s के ऊपर x प्लस वाई लिख दो। अब ध्यान दीजिए, जो निहायती पैदल लोग होते हैं उनको कुछ नहीं पढ़ना, वो कहते हैं भैया मैं तो ये भी नहीं पढ़ूंगा, फिर करे ये फॉर्मूला याद कर लो, खत्म। आप कुछ नहीं पढ़ना चाहते ना, मान लो आप बिल्कुल ही पैदल, जमीन में एकदम दसा मामला है, MTR, चांद सितारों से भर दूंगा तेरा दामन, करे सीधे याद कर लो, खत्म। लो भैया ये करो, ये करो, करे ये कैसे याद होगा, मेरे को ये भी याद नहीं होता, मैं और पैदल हूं। कहने भैया इसमें क्या दिख रहा है, x लिख दो। करे और क्या दिख रहा है, करे y लिख दो। फिर कह फिर क्या करें, कहने जो लिखा उसके ऊपर वही लिख दो। कहने फिर कहने सॉल्बिलिटी से रिलेटेड चीजें, हाँ कहने उसके ऊपर सब लिख दो, कह लो आंसर आ गया। खत्म हो गया, बिल्कुल पैदल। देखिए ये देखिए यहां से शुरू किया था मैंने, पहले मैं स्टार्ट करता हूं सो कॉल्ड तथाकथित बुद्धिजीवी, तथाकथित बुद्धिजीवी है तो यहां जाइए, ये लीजिए, लीजिए कंसेप्ट चाहिए आपको, कंसेप्ट लीजिए। सो कॉल्ड बुद्धिजीवी यहां पे आ गए, फिर कहता मैं पैदल हूं, तो भैया जनरलाइज कर लो, कहने मैं और पैदल हूं, कहने लो ये ऐसे याद कर लो, कहने जमीन में धस जाऊं क्या। देखिए सबके लिए कुछ ना कुछ है, आपको कुछ नहीं पढ़ना है ना, तो आप ये फॉर्मूला याद कर लो, केस पे निकल आएगा, 2 4 का तो निकल आएगा। ठीक है, नमस्कार, जय भारत। कितनों को सेशन जोरदार लगा, ये सब बातें समझ में आ गई कि आपको, ये जो बातें मैंने इधर बताई हैं, ये कंसेप्ट, सेशन जोरदार लगा तो जाते थे तोड़ डालिए। और मतलब बहुत लॉजिक, अगर आज आपको ये नहीं समझ में आना सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, तो आपको जिंदगी में अब नहीं आएगा। अब दिक्कत आपके अंदर, टीवी आपका खराब है, चैनल आप कोई बदल के देख लीजिए। मतलब इस चैनल पे अगर आपका दिमाग नहीं चल रहा तो मतलब नहीं चलेगा, फिर समस्या है आपके भीतर। जांच कराइए, जांच का विषय। समझ रहे, देसी फौसला ग्रुप नए मन रहे भैया। लो स्नोफॉल हो रहा भैया, लो मौज ले रहे हैं, क्या बात है। तोड़ दी। ये यार जोरदार बना है। तुम भी खेलो ना हमारे साथ, मैं स्पेक्टेटर। क्या क्या बनाते हैं यार तुम लोग, शातिर हो गए एकदम। इसमें 90 डिग्री दिया भैया, 90 डिग्री बताया तो मैं कहा, हमने न्यूट्रलिटी तो रहेगी, लेकिन क्योंकि PKW 12 हो गया,
PKW 12 हो गया ना, तो पीएच और पीओएच का समेशन पानी कंट्रोल करेगा, ये 12 हो जाएगा, दोनों इक्वल इक्वल होंगे, 6 6 लेस देन 7, लेकिन न्यूट्रलिटी रहेगी। बता चुके हैं सब बातें क्लास में, अगर आपने क्लास ढंग से करी होगी ना, तो सब सारे सवालों का जवाब क्लास के अंदर है। इसी में कहता हूं क्लास करिए ढंग से। घुटनों में दर्द क्या क्या बातें करते हैं यार, छोड़ते नहीं किसी को भी हैं? फोसला ग्रुप हिट चल रहा है बिल्कुल। चाचा जी के फैंस जबरदस्त बनाई है, ने बनाई है तस्वीर। एक फोसला बन गया, एक हौसला बन गया, नए नए बना रहे तुम क्या? मी एंड माई फ्रेंड, कौन से MSc क्वेश्चन? चलो भैया ठीक है, फुल मौज आ रही तुम लोग, रिवाइज कर लेना कायदे से। डे लाइव ऑन फिजिकल केमिस्ट्री बैटल ग्राउंड, टॉपर्स me concept taken are keeping up our hopes। ये किस लाइन में गए हो? ये तो बता दिया आपको, न्यूट्रल है तो हमेशा साथ, तो ये किसने बताया आपको न्यूट्रल है? तो पहली क्लास ही मैंने क्लियर कर दिया था, ये न्यूट्रल है तो HOH बराबर होंगे। फर्स्ट क्लास में मैंने यही सिखाया था, यही आप ढंग से पढ़ नहीं रहे, इसका बताया तो नहीं बताया था भैया, जितना रुके हैं भैया। टेम्परेचर चेंज अगर, तो ये बात तो कॉमन होगी ना। क्लास बहुत अच्छे से बताई सब बातें, अगर इसका नाम क्लास ढंग से कर नहीं रहे भैया, जिसने जो भी पूछ रहे हैं सवाल, क्लास ढंग से नहीं कर रहा हो। फॉर्म एजेंसी, पहले फॉर्म ले लो ना प्लीज। supervisor giving concepts of correct, मुझे सब मालूम है, सेम स्टूडेंट में आंसर क्वेश्चन। झिलमिल कैसी? नोट्स, किसी नोट्स डाले हैं आपने? सही है, ऐसे बनाओ भैया नोट्स, देखो स्लाइड से नोट्स बनाएगा, एकदम सिस्टमेटिक स्लाइड देता हूँ इसीलिए मैं आपको। मेरे घुटनों में दर्द होता है, आपको चाहिए जस्ट। चलो भाई निकले, हो गया, सब देख डाले मैंने। काइंडेक्स पार्ट 2 लॉन्च हो जाएगा बहुत जल्द, बस अगले महीने में सब कुछ होगा। अभी इस महीने थोड़ा सा बिजी चल रहा था, मेरा शेड्यूल टाइट था थोड़ा, बस अगले महीने में बहुत सारी चीजें करने वाला हूं।
चलो भाई, नमस्कार, जय भारत, बाय बाय।